जय हिंद डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक्स ग्रुप के लिए प्रैक्टिस सीरीज नंबर 5। आज यहाँ पर हम फिर से कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं जिसके अंदर कुछ कैलकुलेटिव फार्मूला बेस्ड और कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस मिलेंगे। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। टू डाइलेक्ट्रिक प्लेट्स आर सिमिलरली चार्ज सच दैट द पोटेंशियल डिफरेंस इज 20। यहाँ पर दो प्लेट दिया गया है V1 V2, ठीक। तो ये प्लेट है 1, इधर वाला प्लेट है 2। क्या कह रहा है, 2 का पोटेंशियल ज़्यादा है। तो पोटेंशियल ज़्यादा होने से क्या होगा, बोले जिधर से ज़्यादा पोटेंशियल है, ज़्यादा पोटेंशियल से कम पोटेंशियल की तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। तो बोले जब इलेक्ट्रॉन इधर से चला और इधर हिट करेगा, तो पूछ रहा है प्लेट 2 इज हाई पोटेंशियल इज लोकेटेड एट द डिस्टेंस ऑफ 0.1 मीटर। यहाँ से इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो 0.1 मीटर है, आप कह सकते हैं कि 10 सेंटीमीटर है। And can be expressed is infinite size. An electron is released from rest of inner surface of plate 1. प्लेट 1 से हम क्या कर रहे हैं, यहां से रिलीज कर रहे हैं, तो वो दूसरे सरफेस पे जाएगा, क्या वेलोसिटी होगी, प्लेट 2 विल बी। तो हमको पता है कि इसको हम रिलेट कर सकते हैं काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। जितना उसके पास पोटेंशियल है, द सेम इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। जितना उसके पास स्थितिज ऊर्जा है वही गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली है, ठीक। अब हम यहां से रिलेट करते हैं स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा को। सो पोटेंशियल एनर्जी को हम लिख सकते हैं E इंटू वी इज इक्वल्स टू हाफ mv²। सो यहां से क्या मिला आपको, बोले v चाहिए हमको, तो ये क्या हो जाएगा 2ev अपॉन m इज इक्वल्स टू v²। तो हमको क्या चाहिए v, तो क्या हो जाएगा √2। e की वैल्यू कितनी होती है, बोले 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। v पोटेंशियल कितना दिया हुआ, बोले वो दिया हुआ है 20 डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गिवन 9.11 इंटू 10⁻31। तो यहां से जो चीजें आपको क्लियर दिख रही, 10 का पावर उनको अलग लिख लेते हैं, ठीक। ये क्या हो गया, बोले यहां पर 10⁻19, नीचे 31, तो ये क्या मिल गया, बोले 10⁻12 अलग मिल गया, ठीक। ये कितना मिल गया, बोले 64 डिवाइडेड बाय 9.11, ठीक। अब देखेंगे इससे रिलेटेड कोई वैल्यू 10 की पावर में मिल रही है, ठीक। तो हमको क्या मिल गया, v इज इक्वल्स टू मतलब 10⁶, ये वैल्यू कुछ आएगी 2 पॉइंट समथिंग मल्टीप्लाइड बाय 10⁶। तो 2 पॉइंट समथिंग एंड 10⁶ में कोई वैल्यू मिल रही है, बोले ये मिला आपको ऑप्शन डी, ठीक। यहाँ पर जो चीज़ की गई वो क्या है, बोले काइनेटिक एनर्जी को हमने इक्विवेट किया पोटेंशियल एनर्जी से, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी जिसके पास जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी वो दे पाएगा। The electric potential inside a charge round ball is given by, ये phi दिया हुआ है आपको, this is phi is equals to AR² plus B, where R is the distance from center, AB are constant, then the charge density inside the ball, तो ये तो फॉर्मूला ही है इसका, -6A एप्सिलॉन नॉट फॉर्मूला है चार्ज निकालने के लिए, तो ये फॉर्मूला मिला आपको -6A एप्सिलॉन नॉट, दिस इज द फॉर्मूला। टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर सस्पेंडेड बाय स्ट्रिंग ऑफ इक्वल लेंथ। दो चार्ज स्फीयर हैं जिसको हम एक स्ट्रिंग से लटका रहे हैं, जबकि स्ट्रिंग का जो लेंथ है वो बराबर है। उन दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है, ठीक। जबकि when 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर इज सस्पेंडेड मास ऑफ डेंसिटी, द एंगल रिमेन्स द सेम इफ द डेंसिटी ऑफ सबस्टेंस ऑफ स्फीयर इज 1.6। अब देखो इसमें जो कह रहा है वो कह रहा है बेटा कि जब हम इसको पहले ऐसे करके लटका देते हैं तो ये यहां से जो एंगल बनाता है वो एंगल बना रहा है टोटल 30 डिग्री, मतलब ये भी 15 डिग्री, उधर भी 15 डिग्री। तो इसमें जो कंपोनेंट लग रहा है कि जब हम इसे किसी फ्लूइड में डुबा देते हैं, जब ये फ्लूइड में डूबेगा, डूबने के बाद भी ये अपना एंगल चेंज नहीं कर रहा, इसका मतलब जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो उसके
रिपल जो उसका फोर्स लगेगा, उत्प्लावक बल लगेगा, अपथ्रस्ट लगेगा, वो उसके इक्विवेलेंट होने वाला है। तो जो अपथ्रस्ट उसका उत्प्लावक बल है वो उसको इक्विवेलेंट होगा, तो हम उसको इक्वेट कर देते हैं। तो यहां से हम लगाते हैं, देखो यहां पर लगेगा बेटा mg जो इसका वेट है, और इधर क्या लगेगा, बोले ये F इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर लगेगा। सिमिलर इसके ऊपर भी है। तो पहला कंडीशन और दूसरा कंडीशन दोनों को इक्वेट कर देते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन जब वो बाहर था तब फोर्स कितना लग रहा था, तो देखो यहां से हम लोग इसको tan ले लेते हैं, tan 15 ट्रिगोनोमेट्री लगा देते हैं। tan 15 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बोले tan 15 इज इक्वल्स टू tan इज इक्वल्स टू क्या होता है, बोले tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस P अपॉन B, तो परपेंडिकुलर है यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या हो जाएगा, K दोनों के पास चार्ज सेम है, Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई जो इनके बीच का डिस्टेंस होगा, जो भी होगा पता नहीं तो हमने मान लिया D स्क्वायर। और क्या है बोले, और ये जो फोर्स लग रहा है mg, ये जो फोर्स लग रहा है mg, ठीक। सपोज दिस इज इक्वेशन 1। ऐसे ही जब दूसरे इक्वेशन के पास चलते हैं कि जब इसे हम फ्लूइड में डुबा देंगे, तो फ्लूइड में डुबा देंगे तो उसका mg कम हो जाएगा। बोले कितना कम हो जाएगा, तो बोले mg में क्या कमी आएगी, तो बोले फिर लगाइए tan 15, क्योंकि एंगल कह रहा है कि नहीं बदलेगा, तो चार्ज भी नहीं बदल रहा, k q स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो वही रहा है। तो डिफरेंस किधर आ रहा है, बोले डिफरेंस आया यहाँ पर, कह रहा है कि जो मटेरियल आ गया उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक। 1/4 पाई एप्सिलॉन की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स k या एप्सिलॉन r रिलेटिव परमिटिविटी आ जाएगी। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा इन दोनों की डेंसिटी का, मतलब mg माइनस जो अपथ्रस्ट फोर्स है वो, ठीक है। इसे हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक। अब यहां से देखो सिंप्लीफाई करने से पहले ये दोनों इक्वेशन हमको क्या लग रहे हैं, बराबर दिखाई दे रहे हैं। तो tan 15 ये भी है, tan 15 ये भी है, इन दोनों को एक साथ लिख करके कैंसिल करने का ट्राई करते हैं। चलो कैंसिल करने का ट्राई करते हैं। देखो यहाँ पर क्या आया था, बोले पहला जो इक्वेशन था वो मिला था अपने को स्मॉल k q स्क्वायर अपॉन स्मॉल k q स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर mg। दूसरा मिला k q स्क्वायर अपॉन कैपिटल K d स्क्वायर, क्योंकि ये परमिएबिलिटी जो हमारे साथ परमिटिविटी कांस्टेंट आ गया, रिलेटिव परमिटिविटी जिसको बोलते हैं। फिर क्या कह रहा है कि जो mg है उसमें कुछ कमी आ जाएगी, दैट इज अपथ्रस्ट, ठीक। या इसे हम लोग ऐसे बायोंट फोर्स भी बोलते हैं, तो FB भी लिख सकते हैं आप। अब देखो इसमें जो कैंसिल हो सकता है उनको कैंसिल कर दीजिए, जो बचा उसको सॉल्व करते हैं। k q स्क्वायर d से d स्क्वायर, ठीक। तो आपको इधर से मिल गया ये mg को लिख सकते हैं, mg के लिए क्या लिखते हैं, रो इंटू वी इंटू जी, मास की जगह पर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख दिया, माइनस ये पे इस पे क्या मिलेगा, यहाँ पर ये भी फोर्स है, ठीक है। तो इस फोर्स में भी क्या लगने वाला है, इसमें भी वही सेम कंसेप्ट लगा दीजिए। फोर्स है तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसकी डेंसिटी रो वी जी लिख देते हैं, और मल्टीप्लाई में क्या है, बोले मल्टीप्लाइड में k है। इधर क्या लिखा, mg है, तो mg को क्या लिख सकते हैं, रो वी जी, रो वी जी लिख सकते हैं, बोले हाँ लिखा जा सकता है। अब k इज इक्वल्स टू रो माइनस सिग्मा इज इक्वल्स टू वी जी कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, रो वी जी, ठीक है। अब वॉल्यूम जी कैंसिल हो गया। अब डेंसिटी बचा हुआ है, और डेंसिटी आपको दी हुई है, तो यहाँ पर सॉल्व कर लीजिए। k मल्टीप्लाइड बाई डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, पहला है डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 1.6 माइनस 0.8 इज इक्वल्स टू क्या मिला, बोले वही ये क्या डेंसिटी ऑफ मटेरियल 1.6, तो यहाँ से क्या मिल गया, k मल्टीप्लाइड बाई 0.8 इज इक्वल्स टू 1.6, कितना मिल गया 2 टाइम्स, तो k की वैल्यू क्या मिल गई, 2 मिल गई। एक बार फिर से इसको समझते हैं क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि दो फोर्सेस हैं, दोनों बराबर है,
पहला हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिवाइडेड बाय, बोले वही 10 का कंपोनेंट लगाया, 10 15 इक्विवेलेंट होना चाहिए, ठीक। इलेक्ट्रोस्टैटिक डिवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। फिर जब उसे हम लिक्विड में डुबा देंगे तो हमको पता है उसकी परमिटिविटी आ जाएगी, तो रिलेटिव परमिटिविटी कांस्टेंट के ऐड हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक डिवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशन mg माइनस fb। तो यहाँ से हम देखें कि यहाँ से जो चीज़ें कैंसिल हो सकती हैं कर दिया, कि mg को लिख दिया, m की जगह पर डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम दोनों का बराबर रहने वाला है, तो ये क्या हो गया, सॉल्व आउट कैंसिल किया और मिला अपने को k की वैल्यू 2, मतलब कि ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी करेक्ट है। Two uniformly charged spheres are suspended at a common point by two massless strings. The length L due to their mutual repulsion initially at a distance d, d बहुत छोटा है L के कंपेरिजन में, start leaking at constant rate of charge in both the spheres. As the result, the charge start moving towards each other with a velocity y. Then distance between the two as a function of option A, v is proportional to x to the power माइनस 1/2, या इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है, v is proportional to 1 upon under root x. It can also be written as like this. An electric current is passed through a circuit made by connecting two wires of same material in parallel. कह रहा है एक सर्किट बनाइए, दो वायर जो लगाना है उसमें, एक ऐसा है दूसरा ऐसा है, दोनों को पैरेलल में जोड़ दीजिए। If the length and radius of the wires in the ratio this, तो पैरेलल है, पैरेलल का मतलब हम मान लेते हैं कि हमारे पास ये है R1 और ये है R2, इसमें से जो करंट जाएगा ये I1 है, इसमें जाने वाला करंट I2 है। पैरेलल है, पैरेलल होने का मतलब उनका जो अपना पोटेंशियल है वो बराबर होगा, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं बेटा, I1 R1 इज इक्वल्स टू I2 R2, क्योंकि उनके पोटेंशियल बराबर होते हैं। तो यहाँ से हम I1 अपॉन I2 इज इक्वल्स टू R2 बाई R1 कर लेंगे, और हमको यही चाहिए, ठीक है। हमको क्या चाहिए, करंट पास थ्रू द सर्किट मेड बाय कनेक्टिंग टू वायर्स, देन द रेशियो ऑफ करंट थ्रू देम। अब इसमें से जो फ्लो करेंगे उसमें से अपने को क्या चाहिए, बोले इनके करंट का रेशियो चाहिए। अब निकाल लिया जाए, बोले R की जगह पे R2 क्या लिखेंगे, रो L2 बाई R2 का स्क्वायर, L2 बाई R2 का स्क्वायर। दूसरे के लिए क्या हो जाएगा, बोले R1 का स्क्वायर अपॉन रो L1, तो रो से रो कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या रेशियो बचा, बोले आपके पास रेशियो है R1 बाई R2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई L2 बाई L1, यही करंट का रेशियो होगा। तो R1 R2 क्या दिया हुआ, त्रिज्या में अनुपात, ठीक, 2:3, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ठीक। और आपको लेंथ में जो रेशियो दिया गया है दैट इज 4:3, तो ये L2 बाई L1 है, तो ये क्या हो जाएगा 3:4, ये कैंसिल हो गया, ये 3, तो क्या मिल गया 1:3। करंट का जो है वो हो गया 1:3, I1 रेशियो I2 इज 1:3। ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर, यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है। रीजन ऑफ मिरेज, मरीचिका का कारण रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, ठीक। मरीचिका मतलब हमको चलते हुए थोड़ी दूरी पर हमको जल जैसा कुछ दिखाई देता है जहाँ पर वो एक्चुअली होता नहीं है, उसका कारण रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन।
टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो बोले रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, हालांकि कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं, कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि इसका आंसर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है, लेकिन जो यूपीएससी कॉम्पिटिटिव एग्जाम बोर्ड फॉलो करता है वो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो अभी आपसे पूछा जाएगा तो आप टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑप्शन सी टिक कीजिएगा। An electron and a proton have same kinetic energy, and electron and a proton have same kinetic energy. If both of them enter perpendicular to the magnetic field, then तो अगर हम किसी भी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर भेजते हैं, सपोज अगर मैग्नेटिक फील्ड इधर इनवर्ड्स है, अंदर है बोर्ड की तरफ, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई, ठीक, ये क्या हो गया, बोले मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। अब जो चार्ज पार्टिकल्स हैं, चार्ज पार्टिकल्स को v वेलोसिटी से इसके अंदर भेज देते हैं, तो क्या होगा, सिंस दे आर परपेंडिकुलर, तो ये दोनों ही क्या करेंगे, सर्कुलर पाथ पर चलेंगे। तो सभी जो आवेशित कण है वो क्या करेंगे, वृत्तीय पथ पर गति कर रहे होंगे। तो जब सभी वृत्तीय पथ पर गति कर रहे होंगे तब देखा जाए ऑप्शन क्या है, बोथ विल मूव ऑन सर्कुलर पाथ ऑफ इक्वल रेडियस। इक्वल रेडियस होना डिफिकल्ट है क्योंकि r इज इक्वल्स टू होता है क्यू वी एम बी अपॉन क्यू वी। एम वी अपॉन क्यू बी। तो दोनों का Q तो सेम है, वेलोसिटी भी सेम है, लेकिन हमको पता है दोनों की काइनेटिक एनर्जी बराबर है, इसका मतलब दोनों का mv बराबर नहीं होगा। तो जब mv बराबर नहीं होगा तो उनका रेडियस बराबर नहीं होगा। तो मूव सर्कुलर पाथ, यहाँ तक तो बात सही है, लेकिन इक्वल रेडियस नहीं होगा। बोथ विल मूव इन हॉरोस्कोप पाथ, कुंडलीवत नहीं, मूव इन पैराबोलिक पाथ, सो ऑल द स्टेटमेंट आर फॉल्स। ऊपर दिए गए सभी स्टेटमेंट ठीक नहीं है। इसमें अगर अनइक्वल रेडियस दे देता तो ठीक हो जाता, लेकिन ये इक्वल रेडियस की बात कर रहा है, तो रेडियस इक्वल है, इसका मतलब ये ठीक नहीं है। चलो देखा जाए। एन इलेक्ट्रॉन, अ प्रोटॉन एंड ड्यूट्रॉन अल्फा पार्टिकल मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड परपेंडिकुलर टू कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, द रेडियाई ऑफ देयर सर्कुलर ऑर्बिट। फिर वही पे आ गया कि वही रेडियस इज इक्वल्स टू क्या लगाना है, एम वी अपॉन क्यू बी। ठीक, क्या कह रहा है, मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब सबका स्पीड बराबर है और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कांस्टेंट है। इसका मतलब आपको पता कैसे चलेगा, तो बोले रेडियस किस पर है, बोले एम बाई क्यू पे डिपेंड कर रहा है। तो देखते हैं किसका बराबर होगा, बोले इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का मास, चार्ज तो बराबर है लेकिन मास बराबर नहीं है, मतलब ये नहीं हो सकता है। प्रोटॉन और ड्यूट्रॉन, बोले प्रोटॉन और ड्यूट्रॉन का चार्ज बराबर है लेकिन मास बराबर नहीं है। ड्यूट्रॉन और अल्फा, बस यही सही है। मास अपॉन चार्ज रेशियो, मास अपॉन चार्ज रेशियो ड्यूट्रॉन के पास क्या होता है, बोले ड्यूट्रॉन का मास m बाई क्यू है, अल्फा का होगा 2m बाई 2q, तो ये रेशियो सेम आ गया। इसका मतलब ऑप्शन सी सही होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग क्या फार्मूला लगा रहे हैं, F इज इक्वल्स टू क्यू वी बी से ये निकाला गया है, F इज इक्वल्स टू क्यू वी बी, और यहाँ पर इसको किससे रिलेट किया गया है, बोले सेंट्रीपिटल एम वी स्क्वायर बाई आर। इन दोनों को इक्वेट कर दीजिए, तो एम वी स्क्वायर बाई आर इज इक्वल्स टू क्यू वी बी। ठीक है, तो v से एक कैंसिल हो गया, इधर क्या मिला, एम वी अपॉन क्यू बी इज इक्वल्स टू आर। ठीक, तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही है, डिपेंड कर रहा है मास अपॉन चार्ज के रेशियो पर। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन, प्रकाश की चाल अधिकतम किसमें होती है, मेटल, एयर, ग्लास, ग्लिसरीन। तो हमको पता है लाइट की स्पीड मैक्सिमम होती है फ्री स्पेस में। c इज इक्वल्स टू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड
कहाँ पर होगा, बोले फ्री स्पेस। फ्री स्पेस का मतलब एयर या वैक्यूम, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर, यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है। The radii of two spheres made up of same material is 4 meter and 1 meter respectively, and the temperatures are 2000 Kelvin and 4000 Kelvin respectively. The ratio of radio emissions emitted per second. तो emission क्या होता है, बोले according to Stephen's law, ठीक, energy emitted is proportionate to area into t to the power 4, ठीक। इसको करते हैं तो हमको यहाँ पर एक कांस्टेंट ले आते हैं, स्टीफन कांस्टेंट। तो यहाँ से फिलहाल इसका कोई लेना देना नहीं है, तो हमको क्या चाहिए, तो बोले हमको चाहिए E1 अपॉन E2, रेशियो चाहिए E1 अपॉन E2। तो क्या हो जाएगा, बोले पाई, यहाँ पर क्या होगा A1, तो R1 का स्क्वायर अपॉन पाई R2 का स्क्वायर, और यहाँ पर क्या मिला, बोले T1 अपॉन T2 का पावर 4, ठीक। तो पाई से पाई हो गया कैंसिल, R1 बाई R2, तो R1 दिया हुआ है 4, R2 दिया हुआ है 1, इसका स्क्वायर। T1 बाई T2 भी देखा जाए तो T1 क्या है, 2 है, 2000 है, और T2 है 4000, इसका पावर 4, ठीक है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पर क्या मिला, बोले 16 बाई 1, यहाँ पर क्या मिलेगा, बोले 2, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 16, तो ये क्या मिला 1 बाई 16, तो 16 से 16 कैंसिल, आंसर क्या मिल गया 1:1, आंसर है 1:1। If a source of 4 kilowatt power produces 20 photon per second, then the member of part of radiation of a spectrum will be, क्या कह रहा है, कौन सा स्पेक्ट्रम है जो इसको रेडिएट करेगा, या इस ये कौन सी सीरीज का है, ठीक। तो 22 फोटॉन्स पर सेकेंड अगर कोई प्रोड्यूस कर रहा है 4 किलोवाट पावर पे, तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 4 किलोवाट इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर 20 फोटॉन्स, फोटॉन्स का मतलब h न्यू। तो यहाँ से हमको फ्रीक्वेंसी न्यू क्या मिल गई, बोले फ्रीक्वेंसी इज नू का वैल्यू क्या मिल जाएगा, 4 इंटू 10 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर 20 इंटू प्लैंक्स कांस्टेंट 6.33 इंटू 10 टू द पावर 31। तो ये क्या मिला, फ्रीक्वेंसी हमको मिल गया यहाँ से। दिस फ्रीक्वेंसी रेंजेस इन एक्स रेज, तो ये एक्स रे फैमिली पे बिलोंग करेगा। The binding energy per nucleon of deuterium and helium atom is 1.1 volt and 7 microvolt. If two deuterium nuclei fuse to form helium atom, then the energy generated is, कह रहा है कि अगर हम ड्यूटेरियम के दोनों न्यूक्लियॉन्स को फ्यूज करा देते हैं तो कितनी एनर्जी लगे। तो ड्यूटेरियम में एक प्रोटॉन, भाई वो है हाइड्रोजन का ही सफिक, हाइड्रोजन है वो, ड्यूटेरियम मतलब हाइड्रोजन, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन वाला, तो उसके पास न्यूक्लियॉन्स कितने हैं 2, तो एक के लिए चाहिए 1.1 और ऐसे कितने हैं 2, तो इसको कितना मिल गया, बोले 2.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसको चाहिए होगा, और 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना पर न्यूक्लियॉन है ये, हर एक न्यूक्लियॉन के लिए, तो ये हो गया। और उसके लिए कितना हो जाएगा, बोले ये हो गया 7 इंटू 4, कितना मिल गया 28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो 28 माइनस 2.2, ठीक 28। अब क्या कह रहा है, ऐसे कितने न्यूक्लियस हैं जो फ्यूज होंगे, तो बोले ऐसे 2 न्यूक्लियस हैं जो फ्यूज होंगे, तो 28 तो ये क्या हो जाएगा 26.9, 28.2, तो ये आ जाएगा अप्रॉक्सीमेट, ठीक। चलो ये मिल गया। अच्छा ये ऐसा 2 कह रहा है तो 2.2, हाँ ठीक है। 4.4 ये मिल जाएगा आपको 23.6,
23.6, 2 है ना, एक के लिए ये हो गया, एक ड्यूटेरियम के लिए 2 होगा तो क्या करेंगे, बोले इसी को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो गया 4.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या मिल गया, 4.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। टोटल कितना है 28 माइनस 4.4 तो ये कितना कर देगा 23.6। ऑप्शन बी इज करेक्ट। व्हील्स ऑफ ट्रैक्टर आर कंपैरेटिवली लार्ज बिकॉज, ट्रैक्टर के पहिए तुलना बड़े होते हैं, तुलनात्मक रूप से बड़े बनाए जाते हैं, क्यों, बोले उसके क्या चाहिए, ग्रेटर टॉर्क। ठीक, उसे क्या चाहिए होता है, टॉर्क। उसको क्या चाहिए होगा, टॉर्क ज्यादा चाहिए होगा, उसको जड़त्व आघूर्ण ज्यादा चाहिए। ठीक, टॉर्क टाउ इज इक्वल्स टू एफ इंटू आर, आर ज्यादा होगा, इफ आर की वैल्यू इज ग्रेटर देन टॉर्क, टॉर्क का मतलब रोटेट कराने में आसानी होगी, टॉर्क अधिक होगा उस केस में उसका टॉर्क अधिक होगा। ऑप्शन बी। अ ट्रक मूविंग नॉर्थ विथ स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड, इधर चल रहा था 20 मीटर पर सेकेंड से, टर्न वेस्ट एंड ट्रेवल्स विद द सेम स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड से इधर चलेगी, तो इसका रिजल्टेंट बताइए। तो बोले ये भी 20 ये भी 20, दोनों का वेक्टर एडिशन कर देंगे तो क्या मिल जाएगा 20√2। कैसे, बोले r इज इक्वल्स टू √20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर प्लस दोनों के बीच में एंगल है 90, बाकी का कंपोनेंट कॉस 90 जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से क्या मिल गया आपको 20, क्या ले लीजिए 20 का स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, क्या मिलेगा 1 + 1, तो ये क्या हो गया, यहाँ से 20 बाहर आ गया, 1 + 1 का मतलब 2, तो ये क्या मिल गया। तो बोले हाँ किधर होगा, बोले ये नॉर्थ है और ये वेस्ट है, तो ये क्या मिल गया नॉर्थ वेस्ट, क्योंकि 20√2 साउथ वेस्ट भी दिया हुआ है, साउथ वेस्ट नहीं नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। यहाँ पर देखिए डायमेंशन से क्वेश्चन है, s इज इक्वल्स टू a1 माइनस e टू द पावर माइनस bxt वेयर s इज स्पीड एंड x इज डिस्प्लेसमेंट, देन द यूनिट ऑफ b विल बी, ये b का यूनिट चाहिए, तो हमको पता है e का पावर है मतलब bxt, ये क्या है, बोले ये सब डायमेंशनलेस है, इनका कोई डायमेंशन नहीं है। ठीक, तो हमको b इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, b इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, बोले ये क्या है डायमेंशनलेस, मतलब इनका कोई डायमेंशन नहीं है। डायमेंशनलेस का मतलब कोई नंबर हो सकता है, तो हमको b का डायमेंशन चाहिए, तो b को उधर क्या लिख सकते हैं, x का पावर 1 t का पावर -1, तो x क्या है, बोले डिस्टेंस है, l का पावर -1, तो उसके लिए हमको दिया गया है मीटर पर सेकेंड, l का पावर -1 t का पावर -1, तो ये क्या हो गया, ये दिया हुआ है बेटा। यहाँ पर केवल एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो पावर है, पावर्स आर डायमेंशनलेस, पावर की कोई बीमा नहीं होती है, तो डायमेंशनलेस हमने लिख दिया bxt इज इक्वल्स टू डायमेंशनलेस, इसका मतलब x और t को उधर ले जाएंगे तो पावर निगेटिव हो जाएगी, और उसे डायमेंशनल लिख दिया। तो बोले लेंथ की यूनिट क्या होती है मीटर और टाइम के लिए सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड सही ऑप्शन है यहाँ पर। सिंपल पेंडुलम वाइब्रेटिंग इन फ्री स्पेस और वैक्यूम देन इट विल बी, कह रहा है मुक्त, तो ये विराम अवस्था में रहेगा, नहीं विराम में नहीं रहेगा। वाइब्रेटिंग विथ सेम एम्पलीट्यूड, हाँ यहाँ तक बात सही, बट एम्पलीट्यूड रिड्यूसेस विथ टाइम, बोले नहीं एम्पलीट्यूड रिड्यूस नहीं होगा इसका। वाइब्रेटिंग विथ सेम एम्पलीट्यूड बट फ्रीक्वेंसी रिड्यूसेस विथ टाइम, जब सेम चलेगा कोई रोकने वाला नहीं तो फ्रीक्वेंसी क्यों बदलेगा। वाइब्रेटिंग विथ सेम एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी ऑलवेज, ये हमेशा जब तक उसमें कोई ऑब्स्टेकल नहीं आएगा हमेशा, ऑप्शन डी इज करेक्ट, सेम फ्रीक्वेंसी सेम एम्पलीट्यूड से चलता रहेगा। अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम टॉप ऑफ अ टावर h मीटर हाई विच रीचेज द अर्थ प्लेन एट t सेकेंड, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ बॉल t/3 सेकेंड। तो देखो t को 3 बराबर भागों में बांट देते हैं, t3 और t3, तो पहले t3 में कितना चला होगा,
बोले पहले T3 में जितना चला होगा, ये टोटल हाइट है h, तो पहले T3 में जितना चला होगा दूसरे में उसका 3 गुना चलेगा, तीसरे में उसका 5 गुना चलेगा। तो ये क्या हो गया, बोले x प्लस तीसरे में उसका 3 गुना और फिर जो तीसरा होगा उसमें 5 गुना। ठीक, पहले में कितना चलेगा x, दूसरे में 3 गुना, तीसरे में उसका 5 गुना। तो टोटल कितना मिल गया, बोले h इज इक्वल्स टू कितना मिल गया, ये 9x। तो x कितना मिल गया, h/9। तो पहले सेकंड में कितना चल गया भाई, h/9 चला। पहले सेकंड में x हमने माना है, तो जो दूसरा t/3 है उसमें 3x चलेगा, तीसरा t/3 में 5x चलेगा। x की वैल्यू मिल गई h/9। तो अब आपसे पूछ क्या रहा है, h/9 एबव द अर्थ लेवल कह रहा है, सब अर्थ से नीचे। ये कहाँ, ये तो चला है h/9। अब ग्राउंड से ऊपर कितना है, बोले h/h/9, दैट मीन्स 8h/9। क्या मिल गया, 8h/9, 8h/9। ठीक, पृथ्वी तल से 8h/9 हाइट पर होगा वो। Three identical particles are connected by a string as shown in figure. All the three particles are moving on horizontal plane. If the velocity of outermost particle is v0, then the ratio of the tension in the parts of the string. तो ratio of the tension T is equals to क्या हो जाएगा, बोले पहले निकाल लेते हैं C में। तो C के लिए velocity हो गया ये हो गया बेटा mv², m ओमेगा स्क्वायर, एंगुलर वेलोसिटी है ना, m ओमेगा स्क्वायर l। ठीक, m ओमेगा स्क्वायर l, l की वैल्यू कितनी है, बोले यहाँ से यहाँ 3l हो गया। फिर कह रहा है कि अगर हम यहाँ पर इस पॉइंट पर अब टेंशन निकालते हैं, तो बोले टेंशन एट b इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टेंशन एट c प्लस m ओमेगा स्क्वायर, यहाँ से कितना बचा, बोले 2l। ठीक, तो ये कितना हो गया, m ओमेगा स्क्वायर 3l प्लस m ओमेगा स्क्वायर 2l। तो कॉमन ले लीजिए, m ओमेगा स्क्वायर क्या मिलेगा, 5l। ठीक, फिर यहाँ तक मिल गया, ये कहाँ तक मिल गया आपको, b पे। अब हमको यहाँ पर जानना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बोले टेंशन एट a, तो टेंशन एट b प्लस m ओमेगा स्क्वायर l। तो यहाँ पर कितना आया था, बोले m ओमेगा स्क्वायर 5l, और ये क्या मिल गया, m ओमेगा स्क्वायर l। मतलब आपको क्या मिल गया, टेंशन एट a इज m ओमेगा स्क्वायर 6l। तो टेंशन का रेशियो देखिए, पहले क्या मिला था 3l, फिर मिला 5l, फिर मिला 6l। तो ये क्या हो गया, TC रेशियो TB रेशियो TA is 3:5:6, 3:5:6। ये आंसर मिला, 3:5:6। ऑप्शन डी में दिखाई भी दे रहा है ये 3:5:6। ये आप देखें यहाँ ऑप्शन डी में दिख रहा है, ये ऑप्शन सही है। ठीक, क्योंकि ऐसा क्यों हुआ, बोले यहाँ पर हम लोगों ने जो लगाया T इज इक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वायर टाइम्स l, ये फार्मूला लगाया गया है। क्योंकि ये क्या बताता है, बोले ये बताएगा फोर्स mv²/r, mv²/r से फोर्स मिल रहा है। A particle is dropped from a height of and another particle b from the same height as thrown horizontal with velocity. A particle A is dropped from height से छोड़ दे रहे हैं, another particle b from the same height throws horizontally with velocity. Horizontal इसको velocity दे दे रहे हैं 5 meter per second. Then the two statement is both the particles will reach the earth plane at same time. दोनों बराबर समय पर पहुंचेंगे, हाँ बोले बराबर पहुंचेंगे। Both the particles will reach the earth plane with same speed. दोनों एक ही स्पीड से पहुंचेंगे। अच्छा, दोनों का स्पीड सेम हो सकता है, ये भी हो सकता है।
पार्टिकल ए विल रीच द अर्थ प्लेन अर्लियर देन बी, नहीं, पार्टिकल बी विल रीच द अर्थ प्लेन अर्लियर देन ए। कह रहा है दोनों बराबर टाइम पे पहुंचेंगे या कोई जल्दी आगे पीछे पहुंचेगा। बोथ द पार्टिकल विल रीच द प्लेन विथ सेम स्पीड। तो देखो पार्टिकल ए को ड्रॉप कर दिया गया है, बी को सेम हाइट से हॉरिजॉन्टल कुछ वेलोसिटी दे दी गई है, ठीक। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से वर्टिकल कंपोनेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसका मतलब वो क्या होगा, ठीक। तो बोले सेम स्पीड, स्पीड के अंदर वो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल से कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर ऑप्शन ए सही है। वो कैसा होगा, बोले वेलोसिटी की बात करता वर्टिकल तो बात मान ली जाती। तो यहाँ पर हम बोलेंगे दोनों सेम टाइम पर पहुंचेंगे क्योंकि दोनों सेम हाइट से ड्रॉप है। A lift accelerated downwards with acceleration a. Inside a lift, a person throws a ball upwards with acceleration a naught. a naught कम है then the observed acceleration। तो बोले ऊपर कह रहा है कि एक्सेलरेशन कौन सा ज़्यादा है, नीचे की तरफ वाला। इसमें से क्या कर रहा है, बोले एक ऑब्जेक्ट है जो ऊपर की तरफ कुछ एक्सेलरेट कर दिया गया। तो मतलब ऊपर की तरफ का मतलब जिधर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है उसके अपोजिट, अपोजिट का मतलब रिटार्डेशन, निगेटिव लगा दिया। तो किधर हो जाएगा, बोले ऑप्शन डी, ए माइनस दिस नीचे की ओर, ए माइनस दिस नीचे की ओर, ठीक है। यहाँ पर प्लस नहीं, यहाँ पर माइनस होना चाहिए, ए माइनस नीचे की ओर, ए माइनस ए नॉट नीचे की ओर। अब बोले अगर ए नॉट बड़ा होता तो ऊपर की ओर हो जाता है। A light spring balance is suspended from the hook. Another light string balance hook of mass m kg suspended। कह रहा है यहाँ से एक स्प्रिंग ले लीजिए, ये स्प्रिंग खत्म हो गया। फिर कह रहा है इसमें दूसरा स्प्रिंग लगा दीजिए और यहाँ पर m मास लटका दीजिए। दो स्प्रिंग लटका दिया छोटा छोटा और उसके नीचे क्या कर दिया, m मास लटका दिया हमने, ठीक है। दो स्प्रिंग छोटे छोटे लटकाए, उसके बाद क्या कर दिया, उसमें m मास लटका दिया। कह रहा है इसका रीडिंग बताइए। तो बोले बेटा देखो इसकी भी रीडिंग आएगी m और इसमें भी रीडिंग m आएगी, क्योंकि दोनों से मास कितना लटका हुआ है, m। तो चाहे अलग अलग तराजू से तौलिए चाहे एक साथ तौलिए, मास अलग नहीं आएगा, मास सेम आएगा। तो वही कह रहा है कि इसमें दोनों में क्या आएगा, बोले दोनों में रीडिंग क्या आएगी, सेम। The reading of both can be, but sum is m. The reading of both balance will be m/2. The reading of both the balances will be m/2। ठीक, एक का m कर लीजिए, दोनों में m रीडिंग आएगी। रीडिंग ऑफ बोथ इज m, ठीक। रीडिंग ऑफ बोथ द बैलेंसेस आर m। उनका रीडिंग कितना आएगा, बोले m आएगी रीडिंग उसकी। एन inclination of friction plane with horizontal at 30 degree and its length is 2 meter. A boy of mass m starts sliding at rest with a horizontal plane, then it moves horizontal plane, the coefficient of friction horizontal plane is this। तो यहाँ से हम लोग इसको ऐसे निकालते हैं, देखो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as अप्लाई करेंगे। बोले इनिशियल कितना चल रहा था, वो इनिशियली किस स्पीड से था, नत्तल पर विराम से फिसलना प्रारंभ करता है। अच्छा विराम पे था, पहले 0 था, प्लस 2। एक्सीलरेशन बोले g क्या कह रहा है, साइन थीटा। तो बोले g की वैल्यू हो गई 10 डिवाइडेड बाई 1/2 और इसके बाद ये दिया हुआ है 2। तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो v स्क्वायर की वैल्यू कितनी मिल गई, 20। v स्क्वायर की वैल्यू मिल गई 20। तो अब निकालो बेटा एक्सीलरेशन। तो हमको पता है फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू म्यू टाइम्स r होता है, तो ma इज इक्वल्स टू म्यू टाइम्स mg, इसको कैंसिल कर दो। एक्सेलरेशन कितना मिल गया, बोले म्यू की वैल्यू है 2.5, जी की वैल्यू ले लिया 10, तो एक्सेलरेशन मिल गया 2.5।
एक्सेलरेशन मिल गया 2.5, तो इसको अब एक्सेलरेशन से सॉल्व कर दीजिए। फाइनल रुकना है उसको, इनिशियली है 20 माइनस 2 इंटू 2.5 मल्टीप्लाइड बाई क्या चाहिए s, 2as, कि कितनी दूर जा करके स्लाइड करके रुक जाएगा। तो ये क्या मिला 5s इज इक्वल्स टू 24, s इज इक्वल्स टू क्या मिल गया 4 मीटर। s क्या मिला बेटा अपने को, बोले s मिल गया 4 मीटर, कि 4 मीटर पर जा करके वो क्या करेगा और रुक जाएगा। A car is moving with a speed of 100 meter per second on the horizontal road. Then after covering what distance the car can be stopped. तो हम देख रहे हैं कि कार का एक्सेलरेशन फिर वही लगाएंगे, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू म्यू के टाइम्स जी। तो ये क्या मिल गया 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 10। तो एक्सेलरेशन हमको क्या मिल गया, ठीक, बोले रिटार्डेशन मिल गया क्या 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमको क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए कि कितना चलेगा, बोले हाँ कह रहा है मूविंग विथ 100 मीटर पर सेकेंड। तो लगा दो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। फाइनल वेलोसिटी क्या होनी है 0, इनिशियल क्या है 100 माइनस 2 इंटू 5 इंटू s, तो क्या मिल गया 10s इज इक्वल्स टू 100 इंटू 100, तो एक 0 कैंसिल कर दो, s इज इक्वल्स टू क्या मिल गया 1000 मीटर। तो ऑप्शन डी सही है, s इज इक्वल्स टू क्या मिल गया 1000 मीटर। द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीज्ड बाय 100%, देन द परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। तो p इज इक्वल्स टू क्या हो गया √2m_k। तो क्या कह रहा है कि मोमेंटम हम कितना बढ़ा दें, बोले मोमेंटम हम बढ़ा देते हैं 100%, मतलब इसको डबल कर देते हैं। तो मोमेंटम डबल कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो इस रिलेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं p स्क्वायर 2m_k। तो कह रहा मोमेंटम डबल कर दीजिए, तो मोमेंटम डबल कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी पे क्या फ़र्क पड़ा है, किसी वस्तु का संवेग 100% बढ़ा दिया जाता है, तो इसको डबल कर दीजिए। तो क्या मिलेगा 2p का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2m_k प्राइम। तो ये क्या मिल गया आपको 4p स्क्वायर 2m_k प्राइम। तो p स्क्वायर की वैल्यू आपके पास है, यहाँ से ये वाला रखिए 2m_k इज इक्वल्स टू 2m_k प्राइम। तो 2m से 2m कैंसिल हो गया, कितना मिल गया नया वाला, बोले पुराने वाले से 4 टाइम्स। तो पुराने वाले से 4 टाइम्स का मतलब 4 गुना ज़्यादा है, तो 4 गुना ज़्यादा हो गया। तो 100 तो पहले ही था, 100% के तो वैल्यू पहले ही थी, नया कितना आया 3 के, मतलब कितना परसेंट बढ़ गया 300% बढ़ गई उसकी एनर्जी। उसकी एनर्जी में 300% का इंक्रीज हो गया, ठीक, बढ़ गई 300% एनर्जी उसकी। Temperature of two objects A and B are 727 and 327 degrees Celsius respectively. The rate of heat radiation from the HA and HB, ठीक, दो बॉडी आपको दिया हुआ है, तो हमको पता है जो हीट रेडिएशन का दर है वो क्या होता है, बोले रेट ऑफ एनर्जी इमिशन इज 10 to the power 4, टेम्परेचर में 4 होने वाला है। टेम्परेचर ऑफ टू ऑब्जेक्ट A and B लाइक दिस, द रेट ऑफ हीट रेडिएटेड बाय देम। तो हम ऐसे लिख सकते हैं भाई E1 EA और EB दो चीज़ें हैं। तो ये क्या लिखा, टेम्परेचर A अपॉन टेम्परेचर ऑफ B का पावर 4। टेम्परेचर में क्या रिलेशन है A और B में, 727, दिस इज 727 प्लस 273 डिवाइडेड बाय, दूसरा है 327 प्लस 273, इसका पावर 4। तो ये क्या मिल गया अपने को, बोले एमिशन बाई ए अपॉन एमिशन बाई बी इज इक्वल्स टू मिल गया 1000 बाई 600, इसका पावर 4। ये 2 0 कैंसिल हो गए, 2 से कैंसिल करो, 5/3। तो 5 का पावर 4 इज 625 एंड 3 का पावर 4 इज 81, ठीक। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन डी सही हुआ। यहाँ पर क्या मिला, बोले 5/3 का पावर 4, तो ये मिल गया अपने को 625 रेशियो 21, ठीक। दैट्स ऑल अबाउट दिस सेशन। इस सेट में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, जय हिंद। जय हिंद व्यूअर्स, स्वागत है आपका त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में।
तो ऑलरेडी हम 3 सेट्स कर चुके हैं, आज एक और सेट लेकर आया हूं मैं, और यकीन मानिए इसमें ढेर सारे ट्रिक्स हैं। और आज की क्लास में कैलकुलस पोर्शन ज़्यादा लिया है, क्योंकि पिछले 2 सीट्स में हमने कैलकुलस को थोड़ा कम लिया था, तो आज कैलकुलस के क्वेश्चन को ज़्यादा लिया है। तो पहला जो प्रश्न है हमारा इन्वर्स से है, और ये कह रहा है कि अगर कॉस इन्वर्स एक्स, कॉस इन्वर्स वाई, कॉस इन्वर्स जेड अगर पाई है तो फिर इनमें से कौन सा सत्य है। तो यहाँ मैंने बताया था कि सब्स्टिट्यूशन मेथड हम यूज करते हैं। जनरली ये काफ़ी बड़ा बनता है। सब्स्टिट्यूशन मेथड, विस्थापन विधि जिसको कहा जाता है, उसे विस्थापन विधि कहते हैं। उसमें हम क्या करते हैं, 60 डिग्री, 60 डिग्री और 60 डिग्री अगर मानेंगे तो 60 60 60 यानी कि 180 हो जाएगा। यानी कि देखिए कि कॉस इनवर्स x बराबर 60 यानी कि π/3 मानेंगे तो हमारा x कितना हो जाएगा बच्चे, x बराबर cos π/3, 60 डिग्री, 60 डिग्री का हाफ होगा। तो फिर y भी 1/2 होगा, फिर z भी हमारा कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। x हमारा 1/2 होगा, y भी हमारा 1/2 होगा और z भी हमारा 1/2 हो जाएगा। तो अब देखिए, अगर मैं पॉजिटिव चीज़ों को यहाँ रखूंगा तो कभी 0 नहीं होगा, कभी 0 नहीं होगा, या तो ये आंसर हो सकता है। तो मैंने c को टेस्ट करना शुरू किया, तो 1/2 का होल स्क्वायर, 1/2 का होल स्क्वायर, 1/2 का होल स्क्वायर, फिर 1/2, 1/2 और 1/2, ये 1/4, 1/4, 1/4, 1/8, ये कभी भी 1 नहीं देगा। तो पहला ये चला गया। नेक्स्ट हम आते हैं 1/2 का होल स्क्वायर, 1/2 का होल स्क्वायर, 1/2 का होल स्क्वायर, 2 1/2, 1/2 और 1/2, 1/4, 1/4, 1/4 प्लस 1/4, यानी कि ये मुझे 1 दे रहा है, यानी कि डी मेरा राइट ऑप्शन है। डी इज द राइट ऑप्शन। तो तगड़ा मेथड है ये। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि अगर x स्क्वायर, वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर ये आर स्क्वायर के बराबर है तो फिर tan इनवर्स एक्स वाई अपॉन जेड आर, tan इनवर्स वाई जेड अपॉन एक्स आर और tan इनवर्स जेड एक्स अपॉन वाई आर किसके बराबर होगा। तो tan इनवर्स का हमें सूत्र मालूम है, तो tan इनवर्स एक्स वाई जेड आर प्लस वाई जेड एक्स आर प्लस जेड एक्स वाई आर माइनस, तीनों को गुणा करते हैं, एक्स वाई जेड आर, वाई जेड एक्स आर और जेड एक्स और वाई आर अपॉन 1 माइनस इसका और इसका गुणा करते हैं, तो एक्स वाई जेड आर, वाई जेड एक्स आर और इसका गुणा करते हैं, तो वाई जेड एक्स आर गुणा जेड एक्स वाई आर गुणा, फिर इसका गुणा करते हैं, एक्स वाई जेड आर गुणा जेड एक्स वाई आर। ठीक है। अब देखिए, ऊपर हम कुछ नहीं कर सकते, जो कर सकते हैं नीचे कर सकते हैं। तो नीचे को हम डील कर रहे हैं, तो x कटा और यहाँ से z भी कटा, तो यहाँ बच्चे आ जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस, यहाँ से देखिए y कटा और यहाँ से x कटा, तो जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस, यहाँ से z और z कटा, यहाँ से y और y कटा, तो एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे में आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से आप आर स्क्वायर आप किसको ले सकते हैं, आपने आर स्क्वायर किसको लिया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर को, तो ये दोनों कट जाएंगे, ऊपर भी आर स्क्वायर नीचे भी आर स्क्वायर, तो 1 माइनस 1 बच्चे यहाँ पे पूरा 0 हो जाएगा। तो tan इनवर्स ये 0 जब जाएगा तो अनंत बना देगा, यहाँ नीचे अगर पूरा 0 आ जाए तो पूरा पोर्शन क्या बन जाएगा, अनंत बन जाएगा। और जो हमारा tan इनवर्स अनंत होगा उसकी वैल्यू कितनी होती है बच्चे, π/2 होती है, 90 डिग्री होती है। तो बी आपका राइट आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। यहां देखिए इस प्रश्न को, चलिए इस प्रश्न को देखिए। यहाँ पे साइन इनवर्स a प्लस साइन इनवर्स b प्लस साइन इनवर्स c बराबर पाई है। देन द वैल्यू ऑफ a, देन द वैल्यू ऑफ
चलिए, देन द वैल्यू ऑफ a अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर, b अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर प्लस c अंडर रूट 1 माइनस सी स्क्वायर, ये कितना होगा? तो इसमें भी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड को अप्लाई करते हैं। ये 60, ये 60 और ये 60, तो क्या करेंगे भाई, साइन इनवर्स ए इक्वल टू, हमने 60 माना, 60 यानी कि π/3, तो a हमारा हो जाएगा साइन π/3 यानी 60, ये कितना दे देगा मुझे, √3/2। तो इस हिसाब से b भी हमारा क्या हो जाना चाहिए, √3/2, c भी हमारा क्या हो जाना चाहिए, √3/2। अब हमें a, b और c मिल चुका है। अब यहाँ पे भरिए, प्रश्न में भरिए, प्रश्न में भरिए a √3/2 अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर यानी कि 3/4 प्लस अंडर रूट 3/2 3/4 प्लस अंडर रूट 3/2 3/4। अब ये होगा √3/2 और ये कितना है 1/2, √3/2 1/2, √3/2 ये 1/2, ये मुझे देने वाला है 3√3/4। क्या देने वाला है, 3√3/4 देने वाला है। ठीक है, तो ये मुझे मिल गया 3√3/4 और इनमें से जो ऑप्शन मुझे ये ला करके दे देगा वही मेरा आंसर होगा। तो पहले ऑप्शन में मैं रख रहा हूँ अंडर रूट 3/2, अंडर रूट 3/2 और अंडर रूट 3/2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बच्चा, ये 3√3/4 हो जाएगा। बात आगे समझ में? तो ए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। ए कौन सा होगा, हमारा राइट ऑप्शन होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ भी ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम करने वाले हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत ही जबरदस्त मेथड होता है, बहुत ही बेहतरीन मेथड माना जाता है। चलिए, कॉस इनवर्स x, कॉस इनवर्स y और कॉस इनवर्स z। तो यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे 3 × पाई है, तो क्यों ना मैं इसको पाई मान लूँ, इसको पाई मान लूँ और इसको पाई मान लूँ। तो जब इसको पाई में मानूंगा तो कॉस इनवर्स x बराबर होगा पाई, विच इम्प्लाई दैट x बराबर हो जाएगा कॉस पाई। कॉस पाई बच्चा कितना होता है, -1। इसी तरह से y भी आपका -1 हो जाएगा और z भी आपका -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए xy प्लस yz प्लस zx, तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। आपका कितना आंसर हो जाएगा, 3 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, पांचवा देखिए, पांचवा यहाँ पे लिमिट 0 होना चाहिए, 9 हो गया है, यहाँ पे लिमिट 0 होना चाहिए। तो लिमिट यहाँ पे क्या है बच्चा, लिमिट यहाँ पे 0 है और आपसे पूछ रहा है मॉड x/x। तो मॉड के लिए एक रूल होता है, कि नियम होता है कि ये जो मॉड x है हमारा वो -x में टूटता है। ये कब -x में टूटेगा, जब x आपका 0 से कम होगा। और आपका मॉड x ये +x में टूटता है जब आपका x 0 से बड़ा या फिर बराबर होता है। तो अगर हम LHL यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तो हम 0 से कम पे रहेंगे। तो 0 से कम में मॉड किस में टूटेगा, नेगेटिव में टूटेगा। तो हमें आंसर क्या दे देगा, -1। और जब हम राइट हैंड लिमिट को लेंगे तो 0 से पॉजिटिव में यानी प्लस में टूटेगा और ये x/x ये कट के कितना हो जाएगा, 1। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ये दोनों क्या है, दोनों बराबर नहीं है। देखते हैं आप कि आपका लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है, तो क्या होगा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट हो जाता है, सीमा का कोई अस्तित्व ही नहीं रहता, लिमिट आपका क्या हो जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, छठवें प्रश्न पे चलते हैं। छठवां प्रश्न भी लिमिट का बहुत बढ़िया सा प्रश्न है। कह रहा है कि लिमिट n टेंज कर रहा है अनंत को, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसको हम 1 + 2 + 3 + ... n बटे में क्या लिख सकते हैं बच्चे, n² लिख सकते हैं। तो हमारा लिमिट हो जाएगा n टेंस टू इन्फिनाइट। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, n + 1 बटे में 2, क्योंकि सूत्र मालूम है, सिग्मा n का सूत्र सबको मालूम है, सिग्मा n 1 + 2 + 3 ऐसे करके ... होगा n तक। तो आपका क्या जाता है, n + 1 बटे 2, यही तो आंसर होता है। ठीक है, सूत्र है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया, नीचे हमारा n² है, ऊपर से n को कॉमन लेंगे तो n² और यहाँ 1/n हो जाएगा और यहाँ 2n² हो जाएगा। ये और ये कटा अनंत, ये 1/2, आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
देखिए ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे एफ ए है 2, एफ डैश ए है 1, जी ए है -1 और जी डैश ए है 2। देन इसकी वैल्यू फिर क्या होगी, तो देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे हमने क्या ले लिया, लिमिट ले लिया, x टेंस टू a ले लिया, और ये gx हो गया और ये एफ ए हो गया, और फिर जी ए हो गया और एफ एक्स हो गया, अपॉन हो गया x माइनस ए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ लॉपिटल रूल लगाते हैं, यहाँ भी डी डी एक्स करेंगे और यहाँ भी डी डी एक्स करेंगे। ठीक है, इसे कहते हैं एल एच रूल, एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं, डिफ्रेंसिएशन होता है, तो एफ ए तो हमारा कांस्टेंट है, डिफ्रेंसिएशन किसका होगा, ये जी डैश एक्स हो जाएगा, और जी ए यहाँ पे कांस्टेंट है, डिफ्रेंसिएशन एफ डैश एक्स हो जाएगा, अपॉन में इसका 1 हो जाएगा। अब ए उठा के यहाँ भर दीजिए, तो एफ ए जी डैश ए माइनस जी ए और एफ डैश ए। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, सारी वैल्यूज आपको दी हुई हैं। एफ ए की वैल्यू बेटा कितनी है, एफ ए की वैल्यू कितनी है, 2 है ना, तो यहाँ 2 रख दो, और जी डैश ए की वैल्यू कितनी है बच्चे, जी डैश ए भी आपका 2 है, तो यहाँ पे 2 रख दो, माइनस जी ए कितना है, जी ए आपका -1 है, तो यहाँ -1 रख दो, गुणा एफ डैश ए आपके पास कितना बच्चे, 1 है, तो यहाँ 1 रख दो, तो 4 + 1 ये कितना हो जाएगा आपका, 5 हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, 8वां देखिए, ई लिमिट x टेंस टू 0, और इसका फार्मूला होता है पावर फंक्शन -1। क्या होता है, पावर फंक्शन -1। इसका शॉर्ट ट्रिक बताया था मैंने, जब देखिए फंक्शन का पावर फंक्शन होगा तो इसका ये शॉर्ट ट्रिक है। तो हमने ई लगाया और लिमिट लगाया x टेंस टू 0, और पावर मेरे पास कितना है बच्चा, 1/x है, तो 1/x रखा, और फंक्शन -1, फंक्शन ये पूरा है, तो हमने tan π/4 + x लिखा और फिर -1 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने ई लिखा, लिमिट x टेंस टू 0 लिया, और ये पावर हो गया फंक्शन -1। इसको तोड़ोगे तो 1 + tan x और 1 - tan x मिलेगा, सबको मालूम है tan a + b वाले सूत्र से। तो ई लिमिट x टेंस टू 0 1/a, ये ऊपर जाएगा तो 2 tan x देगा, अब बटे में 1 - tan x हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे ध्यान से यहाँ पे, ई लिमिट x टेंस टू 0, अब ये 1/x यहाँ पे चला जाएगा, tan x/x, और यहाँ 1 - tan x गया, अब ये आपका 1 हो जाएगा, और यहाँ पे आप देख रहे होगे कि 0 है, तो tan 0 0 हो जाएगा। बाकी ये तो मालूम है ना कि tan θ/θ 1 होता है, तो यहाँ पे फाइनली क्या बचेगा, e का पावर 2 बचेगा, क्योंकि फाइनली यहाँ पे 2 बचा है, तो आपके पास क्या बचेगा, e का पावर 2 बचेगा, यानी कि आपका जो C है वो आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ लेते हैं, 9th वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी तगड़ा सा प्रश्न है, ये इन्वर्स से संबंधित है। तो लिमिट x टेंस टू कह रहा है कि -1 है, फिर कह रहा है कि √π माइनस √cos इनवर्स x अपॉन में √x + 1 है। तो यहाँ मानना पड़ेगा, माना कि जो cos इनवर्स x है, जो cos इनवर्स x है वो है थीटा, तो x बराबर बच्चा क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा cos थीटा। तो अगर x टेंज किसको कर रहा है, -1 को, तो जाहिर सी बात है थीटा किसको टेंज करेगा, 180 डिग्री को, क्योंकि cos 180 डिग्री तो -1 होता है। तो अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ हम लिमिट को बदलने वाले हैं, यहाँ थीटा टेंज किसको कराएगा, पाई को, और यहाँ हो गया √π माइनस cos इनवर्स x को हमने थीटा रखा, ये √1 + में हमने cos थीटा लिख दिया, यहाँ √π + √θ, √π + √θ, ऊपर नीचे गुणा कर दिया, और यहाँ लिमिट थीटा टेंस टू पाई हमारा हो गया। अब ये गुणा होके पाई - थीटा हो जाएगा। ठीक है बच्चे, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ सूत्र से, √2 cos θ/2 लिख सकता हूँ। ये 1 + cos थीटा का सूत्र होता है 2 cos² θ/2, उसी से ये चीज़ हो जाएगी, और यहाँ √π + √θ होगा। ठीक है,
अब देखो इसको मैं 2 और ये ऐसा कुछ लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, 2 और ऐसे हो गया, ये √2 और कॉस का ये साइन हो गया। क्या मैं इसको साइन 90 माइनस θ/2 लिख सकता हूँ? हाँ बिल्कुल लिख सकता हूँ, √π प्लस √θ। ठीक है, अब देखेंगे ध्यान से, ये वाला पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा सूत्र से, ये पूरा का पूरा 1 हो जाएगा, तो बचा क्या, 2/√2। और यहाँ देखिए √π है और थीटा आपका पाई है, तो थीटा की जगह पे पाई रख दो, तो 2 और √2 और ये कितना हो जाएगा बच्चे, 2√π। अब ये और ये कटा, तो फाइनल आपका जो रिजल्ट मिलेगा होल अंडर आपको 2π मिलेगा। तो बी इज द राइट आंसर, होल अंडर 2π मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, यहां देखिए 10वें को, 10वां देखिए, x इजकल टू 80² dx/dt इजकल टू 280 और y इजकल टू 280 और dy/dt इजकल टू 2a। अब एक काम करिए, आप डिवाइड करिए dy/dt और dx/dt। ठीक है, तो यहाँ 2a हो जाएगा, यहाँ आपका क्या हो जाएगा, 280 हो जाएगा। तो ये कटा, ये कटा, dy/dx इजकल टू 1/t और d/dx इधर भी किया और d/dx इधर भी किया। ठीक है, अब ये हो गया आपका d2i dx2। अब देखिए यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, dx है तो आप क्या लिख सकते हो, dt लिख सकते हो, और इसी को बैलेंस करने के लिए यहाँ dt/dx लगा सकते हो। बात तो वही पड़ेगा, आप x है तो t का डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ dt लगा दिया, इसको बैलेंस कर लिया, dt कटेगा तो आपका d/dx ही तो होगा। तो इसका क्या हो जाएगा बेटा, -1/t²। और dt/dx कहाँ से आपको मिल जाएगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा। देखिए dt/dx क्या मिलेगा बच्चे, 1/280 मिलेगा। इसको उठा के यहाँ पर भर दीजिए 1/280, तो ये बच्चे क्या हो जाएगा, -2a/t³, -2a/t³। कौन सा है भैया, ये d इज द राइट ऑप्शन, d इज द राइट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, 11वें पे चलते हैं। ये देखिए 11वां क्या कह रहा है, x बराबर e और y प्लस ex का क्या है, x है, तो यहाँ पे x हो गया। अब यहाँ पे आप दोनों लॉग लीजिए, log x log e x प्लस वाई, यहाँ log x हो गया, x प्लस वाई हो गया और log e हो गया, log x प्लस वाई, log e हमारा 1 हो गया। अब यहाँ पे 1/x हो जाएगा और बराबर ये 1 प्लस dy/dx हो जाएगा। ठीक है, और इसको इस साइड भेज दीजिए, 1/x - 1 dy/dx, ये चीज़ यहाँ आ जाएगी 1 - x/x बराबर कितना आया बेटा, dy/dx आया। तो आपका कौन सा आंसर होगा, C इज द राइट ऑप्शन, C इज द राइट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, ढेर सारे अच्छे प्रश्न हैं। ये देखिए, ये भी बहुत प्यारा सा प्रश्न है, इसका डिफरेंशिएशन हमें करना है। तो देखिए यहाँ जो x है, क्या मैं उसको √x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ? जी हाँ बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो फिर मुझे ये साइन इनवर्स x और प्लस साइन इनवर्स y का फार्मूला मिल जाएगा। तो ये क्या दे देगा, साइन इनवर्स x की जगह पे आपका x है और प्लस साइन इनवर्स, और y की जगह पे आपके पास क्या है, √x है, y की जगह पे क्या है, √x है। जब आप इसको फार्मूले से खोलेंगे तो एग्जैक्ट इसी के बराबर आएगा। अब इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, dy/dx हमारे पास है साइन इनवर्स x और फिर dy/dx हमारे पास है साइन इनवर्स √x। तो ये हो गया dy/dx, हमारे पास ये आ गया √1 - x² और ये हमारे पास आ गया √1 - x का इसका होल स्क्वायर। अब फिर इसका भी होता, इसका ये चीज़ हो जाएगा, तो 1/√1 - x² प्लस ये बच्चा कितना आया, √1 - x आ गया और 1/2 √x आ गया। ठीक है,
अब ये हम देखते हैं कौन सा है। अच्छा, इसको अंदर किया है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे ये 2 होगा, और इसको इधर भेजते हैं तो अंडर रूट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कौन सा होगा बच्चा, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है? सी इज द राइट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ साइन इनवर्स एक्स विथ रिस्पेक्ट टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कह रहा है कि साइन इनवर्स एक्स का अवकलन किसके सापेक्ष करना है? कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर के सापेक्ष करना है। किसका अवकलन? साइन इनवर्स एक्स का अवकलन किसके सापेक्ष करना है? कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर के सापेक्ष करना है। तो मान लिया कि साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा, तो बच्चे फिर x बराबर कितना हो जाएगा? साइन थीटा होगा। ठीक है, अब इस x को वैल्यू उठा के यहाँ रखिए तो कितना हो जाएगा? कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस इनवर्स ये कॉस थीटा होगा, तो ये आपको थीटा मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आप मान लो इसको आप u लोगे तो साइन इनवर्स x आप लिखोगे, और साइन इनवर्स x को आपने क्या माना है? थीटा। और इसको अगर भी आप लेंगे, इसको अगर भी मानेंगे तो आप लिखेंगे कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा लिखोगे। तो इसका भी क्या आ जा रहा है? आपका थीटा आ जा रहा है ना, थीटा आ जा रहा है। तो इसको du बटे डी थीटा कर लो, जिसका डिफरेंशिएशन 1 होगा। इसको dv बटे डी थीटा कर लो, जिसका डिफरेंशिएशन 1 होगा। तो du बटे डी थीटा में dv बटे डी थीटा को डिवाइड कर दो, ये कटा, तो du बटे dv बराबर में कितना आ गया बच्चे? 1 आ गया। तो A इज द राइट आंसर, A इज द राइट आंसर, ये बिल्कुल सही जवाब। आगे बढ़ते हैं। 14वां देखिए, तगड़ा सा एक प्रश्न है, लेकिन इसमें सुपर ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। ऐसे तो u इंटू वी से कई बार इसको लगाया होगा, लेकिन यहाँ बहुत सुपर ट्रिक मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए इसको कैसे करेंगे। x ई एक्स डी एक्स, इसका डिफ्रेंसिएशन मैं ट्रिक से करने जा रहा हूँ। शॉर्ट ट्रिक है, जबरदस्त शॉर्ट ट्रिक है। सबसे पहले x को आपको यहाँ पे उतारना है। किसको उतारना है? x को। फिर इसका डी डी एक्स कर देना है। क्या करना है? डी डी एक्स करना है, डिफ्रेंसिएशन करना है। x का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा बेटा? 1, और 1 का फिर डिफ्रेंसिएशन क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, समझिएगा शॉर्ट ट्रिक को। यहाँ रखना है प्लस माइनस और प्लस, ऑल्टरनेट चलता है। पहले प्लस आएगा, फिर माइनस आएगा, फिर प्लस आएगा, प्लस माइनस और प्लस। उसके बाद इसको इंटीग्रेशन करते हुए आना है। क्या करते हुए आना है? इंटीग्रेशन करते हुए आना है। इंटीग्रेशन करते हुए आना है तो ex का इंटीग्रेशन क्या है? ex। फिर ex का इंटीग्रेशन क्या है? ex। और यहाँ जरूरत ही नहीं, क्योंकि 0 से गुणा होकर 0 हो जाएगा। समझ गए? क्या किया है एक बार और बता देते हैं। x को उतारा मैंने, x का डिफ्रेंसिएशन 1 और फिर 1 का डिफ्रेंसिएशन 0, प्लस माइनस प्लस चिन्ह लगा देना है। उसके बाद यहाँ पे क्या आना है? इंटीग्रेशन करते हुए आना है। कैसे इंटीग्रेशन करते हुए? इंटीग्रेशन करते हुए यहाँ ex, फिर उसका डिफरेंशिएशन, फिर ex। तो अब यहाँ पे दोनों को गुणा करेंगे, x ex और फिर प्लस माइनस, माइनस हो जाएगा माइनस ex। ठीक है, इनको आपस में गुणा करके जोड़ देंगे, बस यही आंसर हो जाएगा। आप ex को कॉमन ले लीजिए, x माइनस 1 प्लस c, यही आपका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तगड़ी ट्रिक है ये। तो ये इसका आंसर क्या होगा बच्चा? b। बहुत ही तगड़ी ट्रिक है ये। जब भी लगता है किस रूप में लगता है? x का घात ex के फॉर्म में लगता है। अगर ये फॉर्म है तो ये वाली जबरदस्त सी ट्रिक आपको मिल जाएगी इसको बनाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। 15 को देखिए, 15 क्या कह रहा है? 15 एक इंटीग्रेशन है। तो अगर यहाँ पे x टू दी पावर e और प्लस e टू दी पावर x, इसको अगर मैं z मान लूँ, इसको अगर मैं z मान लूँ, तो मुझे क्या मिलने वाला है? मुझे e x पावर e माइनस 1, इसका डिफ्रेंसिएशन होगा ex का ex ही होगा, और dx बराबर क्या हो जाएगा बच्चा? dz हो जाएगा। ठीक है, इसमें से आप एक काम करिए, e एक्स्ट्रा बन रहा है ना, यहाँ पे क्या मिल रहा है? यहाँ आपको e एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो यहाँ से e को आप कॉमन ले लीजिए। तो x का घात e माइनस 1 प्लस, यहाँ e को कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 1 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है बच्चे, dx बराबर कितना होगा? dz। अब इसको आप यहीं छोड़ दीजिए, इसको आप यहीं छोड़ दीजिए, इसको आप यहीं छोड़ दीजिए, और dx
ये जो ई है इसको नीचे लाइए, dz बटे में ई होगा, ठीक है, dz बटे में ई आपका होगा। एक बार और मैं दिखा दूं, इसका डिफरेंशिएशन किया तो ex e माइनस 1, ex का ex हो गया और dz, ई यहाँ पे कॉमन जा रहा था तो ई को मैंने कॉमन ले लिया तो हमको पूरा का पूरा ऊपर वाला मिल जाएगा। तब यहाँ पे 1 बटे ई होगा और ऊपर वाला क्या हो जाएगा बच्चे, dz हो जाएगा, ठीक है। और नीचे क्या होगा, x टू द पावर ई और e टू द पावर x, तो ये 1 बटे ई हो गया, है ना। इसको मैंने क्या माना था, इसको क्या माना था, इसको z माना था ना। तो यहाँ पे क्या लिखोगे बच्चे, यहाँ पे z लिख दो, यहाँ पे z लिख दो। तो अब आपका क्या हो जाएगा, ये log z प्लस c में जाएगा, तो 1/e log, और z की जगह पे आप क्या ले लोगे बच्चे, z की जगह पे ले लोगे x टू द पावर e प्लस e टू द पावर x प्लस में c, ये चीज ले लोगे। तो आपका कौन सा आंसर आएगा, 1/e log x टू द पावर e टू द पावर x। ऐसा कुछ मैच कर रहा है, अच्छा कोई नहीं मैच कर रहा है, नन ऑफ दीज इसका आंसर होगा, क्योंकि कोई ऑप्शन ही यहाँ नहीं मैच कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में चलते हैं। tan 4x का इंटीग्रेशन हमको करना है, तो tan 4x के इंटीग्रेशन के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेशन tan 4x को हम क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x इंटू dx। इसको हम क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर x माइनस 1 और tan स्क्वायर x dx, ठीक है। अब यहाँ लिया और इसको क्या कर लेंगे, sec स्क्वायर x tan स्क्वायर x dx माइनस, फिर हम ले लेंगे tan स्क्वायर x dx, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे tan स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x dx माइनस, फिर इंटीग्रेशन हो गया sec स्क्वायर x माइनस 1 इंटू dx का, ठीक है बच्चे। अब यहाँ पे tan x को t मानोगे तो क्या आ जाएगा, sec स्क्वायर x dx बराबर dt आ जाएगा बच्चे। तो ये t स्क्वायर और dt हो जाएगा माइनस, इसका तो डायरेक्ट होता है ना, sec स्क्वायर x का होता है tan x और उसका x हो जाएगा, ठीक है बेटा। इसका क्या होगा, t³ माइनस tan x और प्लस में x प्लस में c, ठीक है। t को हमने क्या माना था, t को हमने tan x माना था, तो यहाँ लिखेंगे tan³ अपॉन 3 माइनस, ये हमने tan x प्लस c ले लिया। तो क्या आया बच्चे, 1/3 tan³ माइनस tan x प्लस c, बी इज द राइट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, 17वें प्रश्न पे चलते हैं। ये भी बहुत प्यारा सा प्रश्न है, बहुत बढ़िया सा प्रश्न है। तो जब सेक और कॉसेक के फॉर्मेट में है तो सबसे पहले साइन के फॉर्मेट में लेकर जाएंगे। तो यहाँ पे 1/, कॉस को आप सेक को क्या लिख सकते हो बेटा, कॉस x, यहाँ पे पावर कितना दे दें, 2/3, ठीक है बच्चे। और कॉसेक नीचे आएगा तो साइन हो जाएगा साइन x, और इसका पावर हो जाएगा 4/3 और dx, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे साइन x बटे में साइन x का पावर 4/3, अब बटे में अगर हम cos x का पावर 4/3 यहाँ दे दें और यहाँ cos x का पावर 4/3 दे दें, ठीक है, इनटू, ये मैं बैलेंस कर रहा हूँ, यहाँ अगर 4/3 किया है तो यहाँ भी तो 4/3 किया है, तो पूरा कट जाएगा, बैलेंस पे है। ये बेचारा पहले से यहाँ पड़ा हुआ है, cosec 2/3 पहले से पड़ा हुआ है, यहाँ dx आपका हो गया। अब देखिए ये चीज क्या हो जाएगी, tan, ये tan x हो जाएगी और 4/3 ये कितना हो जाएगा, 4 2 6, यानी कि cos स्क्वायर x, ये ऊपर जाएगा तो sec स्क्वायर x अपॉन ये tan x होगा और 4/3 dx, ठीक है। अब देखो यहाँ से tan x को तुम t मानोगे तो ये क्या आ जाएगा, sec स्क्वायर x dx बराबर में dt आ जाएगा। तो यहाँ पे dt आ गया और यहाँ पे t 4/3 आ गया, ये ऊपर गया t का पावर माइनस 4/3 dt, तो t का पावर माइनस 4/3 प्लस 1 और फिर माइनस 4/3 प्लस 1, इसका हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा बच्चे, t का पावर माइनस 1/3 और माइनस 1/3, ठीक। अब इसको क्या आप लिख सकते हो, तो t का पावर माइनस 1/3 और माइनस 1/3 को आप क्या लिख सकते हैं, -3, और ये t का पावर 1/3 हो गया प्लस में c, तो -3 हो गया। और t कितना है बच्चा,
अच्छा ये इसको ऊपर ही रखा गया है सारे ऑप्शन में, तो ऊपर ही रख लेते हैं। तो -3 tan x का पावर -1/3 हो जाएगा, क्योंकि t को हमने क्या माना था, tan ही तो माना था। तो आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, बी इज द राइट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। ये भी देखिए अपने आप में बहुत तगड़ा सा सवाल है, बहुत ही ज़्यादा तगड़ा सवाल है। आपको ऑप्शन से पता चल रहा होगा, ऑप्शन से पता चल रहा होगा, बट इसके लिए है हमारे पास सुपर ट्रिक है। देखिए कैसे ट्रिक को हम लगाएंगे। मान लो अगर अंडर रूट होता है, अगर अंडर रूट आपके सामने होता है तो सबसे पहली प्रायोरिटी होती है उस अंडर रूट को हटाना। हटाएंगे कैसे, देखिए ध्यान से। x बराबर कितना लिखा, x बराबर टी स्क्वायर लिखा। x बराबर कितना लिखा बच्चे, टी स्क्वायर। तो dx बराबर कितना हो जाएगा, dx बराबर 2t dt हो जाएगा। dx बराबर क्या हो जाएगा बच्चे, 2t dt हो जाएगा। ठीक है, अब इंटीग्रेशन लिया, अंडर रूट x की जगह आप क्या लिखोगे, टी स्क्वायर, और जहां जहां x है वहां टी स्क्वायर लिख दो, और जहां dx है बेटा वहां पे क्या लिखोगे, 2t dt लिखोगे। ठीक है, अब ये 2 तुम्हारा आगे आ जाएगा, इंटीग्रेशन t के साथ इसका क्या होगा, टी स्क्वायर, और e का पावर t हो जाएगा dt। अब देखिए उसी फॉर्मेट में आ गया जिस फॉर्मेट में हमारा शॉर्ट ट्रिक लग रहा था, उसी फॉर्मेट में आ गया जिस फॉर्मेट में हमारा शॉर्ट ट्रिक लग रहा था। तो देखिए यहाँ ध्यान से, इसको उतारेंगे टी स्क्वायर को, इसको अभी बाद में रखते हैं, इसको हम बाद में डील कर लेंगे। यहाँ टी स्क्वायर को मैंने उतारा, फिर इसका डिफ्रेंसिएशन किया, इसका डिफ्रेंसिएशन कितना होगा, 2t, फिर इसका डिफ्रेंसिएशन किया 2 आया, और फिर इसका डिफ्रेंसिएशन किया तो यहाँ पे 0 आया। ठीक है, यहाँ टी स्क्वायर आया तो इसका डिफ्रेंसिएशन किया तो 2t आया, 2t का डिफ्रेंसिएशन किया तो 2 आया, 2 का डिफ्रेंसिएशन किया तो 0 आया। यही ट्रिक है, और यहाँ प्लस माइनस प्लस कर दिया। ठीक है, अब देखिए इसको इंटीग्रेशन करते हुए आना है, et का इंटीग्रेशन et, फिर et का इंटीग्रेशन et, फिर et का इंटीग्रेशन et। बात आई समझ में, इनको आपस में गुणा करके हमको जोड़ देना है। तो 2 et इंटू टी स्क्वायर माइनस 2t इंटू et और प्लस 2 इंटू et। बात आई समझ में, और प्लस c हो गया। इसमें से हम et को कॉमन पा रहे हैं तो कॉमन ले लो, अंदर आया टी स्क्वायर माइनस 2t और प्लस में 2 प्लस में c। अब देखो यहाँ ध्यान से, t को क्या लिख सकते हो बेटा, t को क्या लिख सकते हो, अंडर रूट एक्स नहीं लिख सकते हो, क्योंकि x को टी स्क्वायर माना है तो तुम्हारा t क्या होगा, अंडर रूट एक्स हो जाएगा। x को टी स्क्वायर माना है तो तुम्हारा t क्या होगा, अंडर रूट एक्स हो जाएगा। तो ये तुम्हारा अंडर रूट एक्स हो गया, और टी स्क्वायर तुम्हारे पास कितना हो गया, x माइनस 2, t को हमने क्या रखा, अंडर रूट एक्स, और प्लस में 2 प्लस में c। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 2 e टू द पावर रूट एक्स। यहाँ पे ये 2 बाहर निकाला नहीं है, 2 को अंदर कर दिया है। देखिए 2 को अंदर कर दिया है, तो 2x और माइनस ये वाला होना चाहिए। बी इज द राइट ऑप्शन, बी इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि देखिए 2 को जब हम अंदर करेंगे तो यहाँ 2x हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2x ओके है, 2x है, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे देखो माइनस 4 रूट एक्स है ओके, और यहाँ पे 4 है ओके, और ये रूट एक्स है। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो सुपर ट्रिक है, सुपर ट्रिक। आगे बढ़ते हैं, 19वें प्रश्न पे चलते हैं। यहां भी एक फार्मूला लगेगा। देखिए अगर log x को हम t मानेंगे, अगर log x को t मानेंगे तो x बराबर क्या होगा बच्चा, e टू द पावर t होगा। तो dx कितना हो जाएगा, e टू द पावर t और dt हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे log x को ये 1/t माइनस 1/t स्क्वायर, और dx की जगह पे e का पावर t और dt रख दिया। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट कर दिया, e का पावर t 1/t माइनस 1/t स्क्वायर, और ये dt हो गया। अब देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन e टू द पावर x fx प्लस f डैश x इंटू dx। इसका सूत्र क्या होता है, अगर इसका डिफरेंशिएशन ये है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ex fx प्लस में c। तो इसका क्या हो जाएगा, et 1/t प्लस में c। et आपके पास कितना है बच्चे, x है, और t आपके पास कितना है बच्चे, log x है।
तो x अपॉन लॉग x प्लस सी इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि b इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस सूत्र से? ये वाले पर्टिकुलर सूत्र से। आपको मालूम होगा, इंटरमीडिएट में काफ़ी किया होगा, बहुत ही बेहतरीन सूत्र है ये। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं, 20वें प्रश्न पे। चलिए, इसमें भी शॉर्ट ट्रिक मैं बताऊंगा। इसमें आप i लेकर के u इंटू v से बनाते हैं, जो काफ़ी लंबा पड़ता है, तो इसकी शॉर्ट ट्रिक मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है e का पावर अगर ax है इंटू साइन का पावर bx है, तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है? इसका इंटीग्रेशन का शॉर्ट ट्रिक सूत्र क्या होता है? इसका इंटीग्रेशन का शॉर्ट ट्रिक सूत्र है e का पावर x बटे में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर जिसका इंटीग्रेशन होना है उसके साथ a लगेगा, तो साइन का होना है तो साइन के साथ a लगा दीजिए, a साइन bx, और साइन का इंटीग्रेशन नेगेटिव होता है माइनस में, तो मैं यहाँ माइनस लगा दीजिए। उसके बाद b cos bx लिख दीजिए, प्लस में c। यही इसका शॉर्ट ट्रिक फार्मूला होता है। इसका शॉर्ट ट्रिक फार्मूला ये होता है। अब जैसे ही शॉर्ट ट्रिक फार्मूले पे इसको बैठाएंगे, अपने प्रश्न को बैठाएंगे, आप देखिए केवल भरना भर रह जाएगा। यहाँ a आपके पास कितना है बच्चे? 1 है, और यहाँ पे b आपके पास कितना है? वो भी 1 है। बात आगे समझ में? a यहाँ पे कितना है? 1 है। b कितना है बेटा? 1 है। तो आपको केवल भरना ही तो है, यहाँ पे भर दीजिए 1। तो e का पावर x 1 प्लस 1, और यहाँ 1 भरेंगे तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स हो जाएगा। तो e का पावर x अपॉन 2 और साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस में c, यही हमारा आंसर हो जाएगा। e का पावर x अपॉन 2 और साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, यानी कि हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। e का पावर x अपॉन 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस c। ठीक है, 21वां प्रश्न देखिए, ये भी उसी कैटेगरी का है, डिफिनिट का है ये। तो हमें वैल्यू निकाल करके और उसमें रखना होगा। तो पहले हम इसको क्यों ना इंटीग्रेट कर दें? 0 से 1 हमको चलना है x स्क्वायर एक्स के लिए, तो पहले तो इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, फिर वैल्यू को भरेंगे। इसमें शॉर्ट ट्रिक बताया था, इसको आपको नोट करना है। इसका डिफरेंशिएशन 2x और इसका डिफरेंशिएशन क्या? 2। यकीन मानिए आपको बहुत समय लगेगा इस प्रश्न को हल करने में, लेकिन इससे बहुत जल्दी हल हो रहा है। एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन 2x, इसका डिफरेंशिएशन 2, अगला 0 होगा तो छोड़ दीजिए, 0 से कोई खास मतलब है नहीं। यहाँ प्लस माइनस प्लस और माइनस यहाँ पे रखना है। ठीक है बच्चा, यहाँ इंटीग्रेशन आते हुए करेंगे ex और फिर ex फिर ex, और गुणा करके और इसको जोड़ देना है, तो ex तो बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 2। बात आगे समझ में? अब हमारी लिमिट कहाँ से कहाँ तक जा रही है बेटा? 0 से 1 तक जा रही है, तो 0 से 1 यहाँ भर दो इंटीग्रेट करके। अब वैल्यू को रखो, e का पावर 1 माइनस 2 प्लस में 2 माइनस e का पावर 0 और 0 माइनस 0 प्लस में 2, तो ये e हो गया। अब ये कटा, माइनस e का पावर 0 1 होता है, तो आपका आंसर कितना आ गया? e माइनस 2। ये आपका ए आंसर सही है, आंसर ए सही है, ए इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं, 22वें पे। लगभग अंत की ओर हम आ चुके हैं। log x पे मॉड लगा है, तो log x 2 पार्ट में कैसे स्प्लिट होता है? देखिए, 1/1/e से लेकर के 1 तक, यहाँ तक log की जो मॉड में टूटेगा वो नेगेटिव में आएगा। 1/e से 1 तक log x के लिए जो मॉड टूटेगा वो नेगेटिव में टूटेगा। तो यहाँ मॉड हमने इस लिख लिया log x dx, और फिर यहाँ से पहुँचे हम 1 से लेकर के e तक पहुँचे, log x और dx यहाँ तक पहुँच गए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये नेगेटिव में टूटेगा, तो हम नेगेटिव में इसको तोड़ लेते हैं, 1/e से 1 और log x dx प्लस ये पॉजिटिव में टूटेगा, तो हम इसको पॉजिटिव में तोड़ लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? अब इंटीग्रेशन का एक रूल होता है कि जैसे भी आप इस लिमिट को पलटोगे, जैसे ही पलटोगे इसको, यानी कि 1/e को ऊपर करोगे और 1 को नीचे करोगे, तो ये माइनस चिन्ह बदल जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो थोड़ा सा अपनी सुविधा के लिए हम इसको कर लेते हैं, तो हमारे लिए कैलकुलेशन थोड़ा सा
आसान हो जाएगा, इजी हो जाएगा, माइनस के झंझट से मुक्ति मिल जाएगी। log x का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चे? x log x माइनस एक्स होता है, ठीक है। यहाँ पे हम 1 से 1/e रखेंगे प्लस यहाँ x log x माइनस एक्स, यहाँ हम क्या रखेंगे 1 से लेकर के e तक रखेंगे। अब इसको यहाँ भर दीजिए 1/e log 1/e माइनस 1/e माइनस यहाँ 1 रखो 1 log 1 माइनस 1, फिर प्लस हो गया उसको रखा e log e माइनस e माइनस 1 log 1 माइनस 1। ठीक है बच्चे, अब इसको बस हल करना है, हल कर देते हैं। इसको हल करते हैं बेटा, देखो ध्यान से, यहाँ पे हमारे पास 1/e है और log ये e ऊपर ले जाएंगे तो e का पावर -1 होगा और फिर -1/e होगा। एक ब्रैकेट में इसको दे देते हैं, log 1 0 होगा तो -0 -1 हो जाएगा, प्लस log e हमारे पास 1 होगा तो e माइनस e हो जाएगा, ये माइनस, और log 1 ये पूरा 0 है, log 1 0 है तो ये अपना 0 -1 हो जाएगा। ठीक है, आगे हल करते हैं, देखेंगे ध्यान से। अब ये वाला माइनस आगे आ जाएगा तो -1/e और log e हो जाएगा, -1/e हो गया और ये माइनस माइनस +1 हो गया, ये कटा और ये माइनस माइनस +1 हो गया, तो ये बच्चा कितना मिलेगा -2/e और ये +2 मिला, तो इसको तुम 2 - 2/e लिख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ से 2 को आप ले लो कॉमन, यहाँ से 2 को कॉमन ले लो तो अंदर 1 - 1/e आपको मिलेगा, यानी कि कौन सा आंसर होगा बच्चे? बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, बस एंड पे हम पहुंच रहे हैं धीरे धीरे। 23वां प्रश्न देखिए, 23वें प्रश्न के लिए शॉर्ट ट्रिक बताया था। अगर आप इसको i मानते हैं 2 से 3 तो 3 और 2 5, 5 जोड़ के इसमें से घटेगा तो ऊपर कितना आ जाएगा 5 - x और नीचे कितना हो जाएगा x और फिर 5 - x। ठीक है बेटा, इसको इसी से हम जोड़ देते हैं, 2i हो जाएगा 2 से 3 और ये आपस में जुड़ेगा तो √x √5 - x और √x प्लस √5 - x होगा। ठीक है, और dx ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा तो 2i बराबर dx का इंटीग्रेशन x होगा और 2 से 3 चला गया 2i, इसका 3 - 2 होगा तो 2i बराबर 1 हो जाएगा, तो i बराबर कितना हो जाएगा बच्चे 1/2 d। चौबीसवां देखिए, π/6 से π/3 dx √cos x बटे में √sin x, π/6 से π/3 ये ऊपर लेकर गए √sin x प्लस √cos x। ठीक है बेटा, अब देखिए यहाँ 30 डिग्री है, यहाँ 60 डिग्री है, 60 30 जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा, इसमें से 90 घटेगा, तो जब इसमें से साइन में से 90 घटेगा तो साइन 90 माइनस थीटा कितना होगा cos थीटा हो जाएगा cos x, नीचे में से भी 90 घटेगा cos x प्लस sin x dx। अब इसको और इसको जोड़ देते हैं, क्या किया मैंने आपको बता दूं, तो ये था हमारे पास 30 डिग्री है, 60 30 90, 90 को घटा दिया ले जा करके, तो 2i π/6 से π/3 हो गया और इसको जोड़ेंगे तो sin x cos x, फिर नीचे आएगा sin x फिर cos x और dx, ये पूरा कट गया तो कटा तो 2i बराबर x, उसके बाद π/6 से π/3 तो 2i हो गया, अब π/3 माइनस π/6 2i, ये 6 हो गया, 3 दूना 6 2π माइनस पाई, यानी कि π/12 आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 को उधर ले जाके गुणा कर देंगे तो आई की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी π/12।
तो क्या होगा, सी इज द राइट ऑप्शन, सी इज द राइट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, अपने अंतिम प्रश्न पे हम आ चुके हैं। ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखिए ऑर्डर और डिग्री तभी निकलता है जबकि ये फ्रैक्शन में नहीं हो, फ्रैक्शन से हमको हटाना होता है। तो फ्रैक्शन से हटाते हैं, d2y dx2, इस पर पावर लगाया 4 और y dy बाई dx स्क्वायर, और इस पर भी पावर लगाया 4, ये d2y dx2 पावर लगाया 4 और y प्लस dy बाई dx इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ ऑर्डर आपका देख रहे हो 2 और डिग्री आपका 4 है, तो ऑर्डर 2 है और डिग्री 4 है। देखिए ये आंसर हो जाएगा, ऑर्डर 2 है और डिग्री क्या है, 4। तो यहाँ पे आके हम एंड करते हैं अपने सेशन को। बने रहेंगे त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ, इस तरह के और भी सेशन और भी हम लेकर के आएंगे आपके लिए। तब तक के लिए जय हिंद। वेलकम टू त्रिशूल डिफेंस एकेडमी, आई एम BL यादव। बच्चों, आज फिर से मैं क्वेश्चन लेकर हाजिर हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं एयरफोर्स XY में 20 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये जो पेपर है वो सैम्पल पेपर, हम X ग्रुप का सैम्पल पेपर लेकर हाजिर हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं X ग्रुप हो या Y ग्रुप हो, नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 ही होते हैं दोनों में। 20 क्वेश्चन X ग्रुप में भी आता है, 20 क्वेश्चन आपके Y ग्रुप में भी होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन को, हम लोग समझते हैं चीज़ों को। तो पहले फाइंड आउट एरर इफ एनी, पहले के जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन है वो स्पॉटिंग एरर के हैं, वो स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चन हैं। ठीक है, स्पॉटिंग एरर में तो क्या कह रहा है कि माय फादर गिव मी अ न्यू बाइनोकुलर ऑन माय बर्थडे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बाइनोकुलर्स, पहली बात तो यहाँ पर बाइनोकुलर हमेशा प्लूरल होता है, इसलिए ये सही सेंटेंस क्या होगा, सही सेंटेंस हमारा जो होगा, अ पेयर ऑफ, अ न्यू बाइनोकुलर्स बोलिए या अ पेयर ऑफ न्यू बाइनोकुलर्स होता है। बाइनोकुलर्स, इसमें हमेशा यस लगा रहता है। अ पेयर ऑफ न्यू बाइनोकुलर्स। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा गलत है, बाइनोकुलर्स कभी नहीं होता, इसमें हमेशा यस लगा रहता है क्योंकि हमेशा प्लूरल में होता है। तो ए पेयर ऑफ न्यू बाइनोकुलर्स होगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, गुलिवर ट्रेवल्स आर द मोस्ट फैसिनेटिंग स्टोरी दैट आई हैव एवर रेड। तो गुलिवर ट्रेवल्स ये किताब का नाम है, गुलिवर ट्रेवल्स एक किताब का नाम है, किताब है, ये सिंगुलर है, क्या है, सिंगुलर है, तो इसलिए आर के स्थान पर यहाँ पर इज होगा, यानी हमारा बी ऑप्शन गलत है, आर के स्थान पर इज होगा। दूसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, माय सिस्टर हैज रेड पेजेज आफ्टर पेजेज ऑफ द बाइबल। तो यहाँ पर क्या होगा, पेज आफ्टर पेज होगा, क्या होगा, पेज आफ्टर पेज होगा, ऑप्शन सी। माय सिस्टर हैज रेड पेज आफ्टर पेज, पेजेज आफ्टर पेजेज नहीं होगा बल्कि क्या होगा, पेज आफ्टर पेज होगा, ऑप्शन सी। पेज आफ्टर पेज, पेजेज आफ्टर पेजेज नहीं होता है, पेज आफ्टर पेज होता है। ऐसे नाउन, ऐसे कंपाउंड नाउन को, जैसे फील्ड आफ्टर फील्ड, डोर टू डोर, ऐसे नाउन को हम प्लूरल नहीं बनाते हैं, ऐसे कंपाउंड नाउन को हम प्लूरल नहीं बनाते हैं। तो पेज आफ्टर पेज होगा, यानी हमारा सी ऑप्शन गलत है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, इफ़ देयर आर बिलियंस ऑफ स्टार इन द गैलेक्सी हाउ मच आर सुटेबल फॉर लाइफ। तो जो स्टार होता है वो नंबर को डिनोट करता है, इसलिए हाउ मच के स्थान पर हाउ मेनी होना चाहिए, क्या होगा, हाउ मेनी, यानी बी ऑप्शन हमारा गलत है, हाउ मच के स्थान पर हाउ मेनी होगा। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, मेनी एन यूरोपियन कंट्रीज पासिंग थ्रू अ बैड फेज। तो यूरोपियन और यूनिवर्सिटी के पहले एन का प्रयोग नहीं होता है, ए का प्रयोग होता है, तो मेनी अ यूरोपियन कंट्री होना चाहिए, ऑप्शन ए गलत है, क्या होगा, मेनी अ यूरोपियन कंट्री, मेनी एन नहीं, मेनी अ यूरोपियन कंट्रीज पासिंग थ्रू अ बैड फेज, यूरोपियन नहीं, मेनी अ यूरोपियन, मेनी अ यूरोपियन, यूरोपियन के पहले एन नहीं लगेगा, ए लगेगा। ठीक है, तो मेनी अ यूरोपियन होना चाहिए। ठीक, इसके बाद फिर हम लोग आते हैं, आगे बढ़ते हैं, सिनानिम्स है। बैंडिट का मतलब लुटेरा या डाकू होता है, तो ये सिनानिम्स बताना है हम लोगों को यहाँ पर, ये सिनानिम्स है, तो क्या क्या होगा, बैंडिट का रॉबर होगा,
राइट आंसर बी होगा, राइट आंसर बी। ठीक है, इसके बाद है क्या 7 एडमिट। एडमिट का मतलब स्वीकारना, एडमिट का मतलब स्वीकारना होता है, स्वीकार करना होता है, तो क्या होगा कन्फेस। इसका भी क्या होगा, एडमिट का सिनोनिम्स कन्फेस होगा और बैंडिट का सिनोनिम्स रॉबर होगा। बोलिए क्लियर है, बैंडिट रॉबर और एडमिट का कन्फेस। ठीक है, इसके बाद फिर आते हम लोग आगे बढ़ते एंटोनिम्स की तरफ आते हैं, अपोजिट। एंटोनिम्स यानी हम अपोजिट की बात कर रहे हैं, तो प्रोहिबिट का मतलब मना करना होता है। प्रोहिबिट का मतलब मना करना, रोकना या मना करना, प्रोहिबिट। तो परमिट होगा इसका अपोजिट। इसका अपोजिट क्या होगा, परमिट होगा। ठीक है, प्रोहिबिट का एंटोनिम्स परमिट होगा। इसके बाद है बैसफुल। बैसफुल का मतलब होता है बच्चों शर्मीला। बैसफुल का मतलब क्या होता है, शर्मीला होता है। तो इसका क्या होगा, कॉन्फिडेंट होगा। कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट का मतलब वो होता है जो शर्मीला नहीं होता, उसे कहा जाता है कॉन्फिडेंट। ठीक है, जिसको कॉन्फिडेंस होता रहता है वो शर्माता नहीं है। तो कॉन्फिडेंट, बैसफुल का मतलब शर्मीला, तो क्या होगा, कॉन्फिडेंट होगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ईडियम्स एंड फ्रेजेस, यहाँ से शुरुआत हो रहा है। ठीक है, ईडियम्स एंड फ्रेजेस। टू क्रॉस द स्वॉर्ड, पहला है टू क्रॉस द स्वॉर्ड, इसका हमको बताना है। टू क्रॉस द स्वॉर्ड का क्या होता है, टू क्रॉस द स्वॉर्ड का मतलब लड़ना होता है, तो क्या होगा, टू फाइट होगा। क्या होगा, टू फाइट। क्रॉस द स्वॉर्ड का क्या होगा, टू फाइट होगा। इसी तरह है टू प्ले फास्ट एंड लूज का मतलब होता है टू समवन, टू हर्ट समबडीज फीलिंग। राइट आंसर डी होगा इसका, राइट आंसर डी होगा। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा ये चीज़ आ गई। तो टू प्ले फास्ट एंड लूज का क्या होगा, टू हर्ट समबडी और टू हर्ट समबडीज फीलिंग। राइट आंसर डी होगा, राइट आंसर डी होगा। इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस क्या है, आई नो हिम, तो क्या होगा, नो। जैसा कि जानते हो पैसिव वॉइस बनाते समय जो नो होता है वो क्या लेता है, टू लेता है, ये बाई नहीं लेता। कंटेन जो होता है, कंटेन हमेशा इन लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर आई नो ही, तो नो बाई नहीं लेता है, इसलिए ये नहीं हो पाएगा। वाज आएगा नहीं, इसलिए ये भी गलत है। हैज बीन आएगा नहीं, इसलिए ये भी गलत है। तो ही इज नोन टू मी, राइट आंसर डी होगा, राइट आंसर डी होगा। ठीक है, इसके बाद फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, ही सेड आई सा अ बुक हियर, तो ही सेड दैट ही सा अ बुक हियर, ही सेड दैट ही सा अ बुक हियर देयर, ही सेड दैट ही हैड बीन सीन अ बुक हियर, ही सेड दैट ही हैड सीन अ बुक देयर। तो पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में बदलता है, इसलिए राइट आंसर डी होगा, राइट आंसर डी। ठीक है, इसके बाद आते हैं 13 के बाद फिर 14। 14 में क्या कह रहा है, आई फ्रेश, आई फ्रेश। ठीक है, आई फ्रेश डॉट डॉट ऑनेस्टी ऑफ दिस बॉय, आई फ्रेश दी ऑनेस्टी, एंड राइट आंसर सी होगा, आई फ्रेश दी ऑनेस्टी ऑफ दिस बॉय, आई फ्रेश दी ऑनेस्टी ऑफ दिस बॉय। ठीक है, आई फ्रेश दी ऑनेस्टी ऑफ दिस बॉय। 15 है ही लिव्स ऑन द 5th फ्लोर, राइट आंसर डी होगा, ही लिव्स ऑन द 5th फ्लोर। 15 का डी होगा, 15 का डी, 15 का डी। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर वो 5वीं मंजिला पर रहता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये दोनों क्वेश्चन से आई फ्रेज ऑनेस्टी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, आर्टिकल्स नहीं लगता है, लेकिन अगर किसी पर्सन से अटैच कर दोगे तो द लगेगा, तो इसका सी होगा, डी का प्रयोग होगा। और वो 5वीं मंजिला पर रहता है, तो ही लिव्स ऑन दी 5th फ्लोर, राइट आंसर डी होगा, राइट आंसर डी। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे पैसेज क्या कह रहा है, गांधी जी हैड टू ट्रेवल बाई ट्रेन फ्रॉम डरबन टू प्रिटोरिया इन कनेक्शन विथ हिज जॉब। गांधी जी को यात्रा करना पड़ा था कहाँ से, ट्रेन के द्वारा, फ्रॉम डरबन टू प्रिटोरिया इन कनेक्शन विथ जॉब, जॉब के सेंस में। वंस वाइल ट्रेवलिंग बाई ट्रेन, एक बार जब वो ट्रेन से यात्रा कर रहे थे, ही वाज आस्क्ड बाई द वाइट पैसेंजर, तब उनको वाइट पैसेंजर्स का मतलब यहाँ पर जो अंग्रेज पैसेंजर थे उन्होंने कहा टू लीव द फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट, और उनसे कहा कि अपना फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट को छोड़ दो, एंड शिफ्ट टू द
वन कंपार्टमेंट, और वन कंपार्टमेंट में चले जाओ। गांधी जी रिफ्यूज टू डू सो, गांधी जी ने ऐसा करने से मना कर दिया। गांधी जी रिफ्यूज टू सो, टू होना चाहिए यहाँ पर, रिफ्यूज टू डू सो, गांधी जी ने ऐसा करने से मना कर दिया। गांधी जी रिफ्यूज टू डू सो, ऐसा करने से मना कर दिया। देयर आफ्टर, उसके बाद ही वाज पुश्ड फोर्सफुली आउट ऑफ द कंपार्टमेंट, इसलिए उनको क्या किया गया, जबरन कंपार्टमेंट से बाहर निकाल दिया गया। एंड हिज लगेज वाज थ्रोन, और उनके जो सामान थे उनको फेंक दिया गया। और थ्रोन आउट ऑफ द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म से बाहर। थ्रो ऑन द, ऑन यहाँ पर और नहीं होगा, थ्रोन ऑन द, यहाँ पर ऑन होना चाहिए, थ्रोन ऑन द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म पर फेंक दिया गया। इट वाज विंटर, वह यह जाड़े का महीना था। एंड ही केप्ट शिवरिंग ऑल नाइट, और पूरी रात ठंड से कांपने लगे। ही डिड नॉट गो टू द वेटिंग रूम, और उसके बाद वो वेटिंग रूम में भी नहीं गए। फियरिंग दैट, उनको डर लग रहा था कि द वाइट मैन स्लीपिंग देयर, कि वाइट मैन वहाँ पर सो रहे हैं। देयर माइट इंसल्ट हिम फर्दर, और आगे भी मेरा अपमान कर सकते हैं। दिस इवेंट वाज टर्निंग पॉइंट इन द लाइफ ऑफ गांधी जी, यह जो टर्निंग पॉइंट था वो गांधी जी के जीवन का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। एंड ही डिसाइडेड, और उन्होंने निर्णय लिया, टू स्टे बैक इन साउथ अफ्रीका, और अफ्रीका में स्टे करने के लिए निर्णय लिया। एंड फाइट अगेंस्ट दिस ब्लेटेंट इनजस्टिस, और इस घोर अन्याय के लिए लड़ाई लड़ने के लिए उन्होंने क्या किया, निश्चय किया कि हमको अब क्या करना है, इस घोर अन्याय के खिलाफ क्या करना है, लड़ाई लड़ना है। ठीक है, ये था आपका पैसेज। अब आते हैं हम क्वेश्चन में। क्वेश्चन ध्यान से देखें आप लोग। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान देंगे, क्वेश्चन एकदम समझ में आएगा। फटाफट देखें आप लोग क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द वाइट पैसेंजर, द वाइट पीपल आस्क्ड गांधी जी टू अबंडन द फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट बिकॉज, जो वाइट पीपल थे यानी जो अंग्रेज थे, उन्होंने गांधी जी से क्यों कहा कि इसको फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट को खाली कर दो, अबंडन द फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट, बिकॉज दे ट्रीटेड इंडियन एज इन्फीरियर टू देम, they wanted to annoy him, they wanted to avenge themselves, they were looking for a chance to talk him, they treated Indian as inferior to them, उनको घटिया नज़रों से देखते थे, यानी सी ऑप्शन, राइट आंसर सी होगा, राइट आंसर सी। ठीक है, इसके बाद आया फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वाई वाज ही थ्रोन आउट ऑफ द कंपार्टमेंट, वाई वाज ही थ्रोन आउट ऑफ द कंपार्टमेंट, बिकॉज उनको कंपार्टमेंट से क्यों बाहर फेंक दिया गया, क्योंकि ही रिफ्यूज टू शिफ्ट टू द वैन कंपार्टमेंट, ही रिफ्यूज टू शिफ्ट टू द वैन कंपार्टमेंट में जाने से उन्होंने मना कर दिया था। राइट आंसर डी होगा, राइट आंसर डी होगा। ठीक है, इसके बाद फिर आता है 18 नंबर, वाई डिड ही नॉट गो टू द वेटिंग रूम टू स्पेंड द नाइट, वह रात बिताने के लिए वेटिंग रूम में क्यों नहीं गए, क्योंकि द रूम वाज अनक्लीन, नहीं, ही वांटेड टू स्लीप इन द ओपन, नहीं, ही वाज बैडली हर्ट एंड सो कुडंट मूव टू द रूम, नहीं, ही फियर्ड दैट द वाइट मेन देयर माइट इंसल्ट हिम फर्दर, क्योंकि उनका दोबारा अपमान कर सकते थे। राइट आंसर डी होगा, राइट आंसर क्या होगा, डी होगा, राइट आंसर डी होगा। ठीक है, इसके बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 के बाद क्या है, दिस, हाँ 19 नंबर क्या है, दिस इवेंट वाज ए टर्निंग, दिस इवेंट नहीं होगा, दिस इवेंट होगा। यहाँ पर थोड़ा सा बच्चों गलत छप गया है, दिस इवेंट होना चाहिए, EVENT, ये दिस इवेंट होगा। दिस इवेंट वाज ए टर्निंग पॉइंट इन द लाइफ ऑफ गांधी जी, द इवेंट बीइंग टॉक्ड, द इवेंट, यहाँ पर इवेंट लिखा है, यहाँ पर भी द इवेंट बीइंग टॉक्ड अबाउट हियर इज, क्या गांधी जी बीइंग इल ट्रीटेड बाय द वाइट्स, आंसर ए होगा, गांधी जी बीइंग इल ट्रीटेड बाय द वाइट्स। ठीक है, इसके बाद है 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, गांधी स्टे बैक इन साउथ अफ्रीका, गांधी जी स्टे बैक इन साउथ अफ्रीका, वहाँ पर स्टे कर लिया उन्होंने, क्यों कर लिया, क्योंकि टू फाइट अगेंस्ट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इन अफ्रीका,
क्योंकि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन मतलब जाति मतभेद से लड़ने के लिए उन्होंने क्या किया, उसके खिलाफ लड़ना था उनको। तो राइट आंसर सी होगा, राइट आंसर सी होगा, 20 का सी होगा। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों पैसेज आपके एग्जाम्स में आते हैं, जिसमें ग्रामर से भी क्वेश्चन होते हैं, एंटानिम्स सिनोनिम्स इडियम्स एंड फ्रेज भी होता है, और एक्टिव पैसिव नरेशन भी होता है, उसके बाद एक पैसेज भी होता है। ठीक है, तो इस तरह से 20 क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में एयरफोर्स यक्स ग्रुप में पूछे जाते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपके लेवल के क्वेश्चन मैंने आज सॉल्व कराया है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो आज हम यहीं तक रखेंगे। जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।